पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है, यानी जो कुल सूत्र हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो 195 सूत्र हैं जो पतंजलि का योग सूत्र है। इसके अंदर पतंजलि के योग सूत्र के अंदर टोटल 195 सूत्र हैं। ठीक है, अब ये जो योग सूत्र है ना, ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना। ये जो 195 सूत्र हैं ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पार्ट में डिवाइडेड कैसे हैं, तो देखो इनको है ना हम पाद बोलते हैं। जैसे पहला पाद पतंजलि के जो सूत्र हैं या योग सूत्र है उसका पहला पाद, ठीक है, तो फर्स्ट पाद, ये है सेकेंड पाद, ये है थर्ड पाद और ये है फोर्थ पाद। ठीक है, तो 4 पाद हैं जो पतंजलि का योग सूत्र है। उसके अंदर जो पहला पाद है उसको हम समाधि पाद बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि पाद जो है उनमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, आप लिख लेना, है ना, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो पहला समाधि पाद है और जो समाधि पाद है उसमें जो टोटल सूत्र हैं वो 51 सूत्र हैं। ठीक है, 51 सूत्र हैं हमारे पहले पाद में यानी समाधि पाद में। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं साधना पाद, और जो साधना पाद है उसमें जो टोटल सूत्र हैं वो 55 हैं। ठीक है, तो पहले में 51, दूसरे में है 55 और जो तीसरा पाद है उसको हम विभूति पाद बोलते हैं, और जो विभूति पाद है उसमें टोटल जो सूत्र हैं वो 56 हैं, है ना। याद रहने के लिए याद रह भी जाएगा, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। और जो फोर्थ पाद है वो कैवल्य पाद है और उसमें केवल और केवल 34 सूत्र हैं, है ना। तो देखो याद रह भी जाएगा 51, 55, 56 और जो लास्ट वाला 4 है उसमें देखो 4 ही है, फोर्थ वाले में लास्ट में 4 आ रहा है यानी कि 34 है। आपको ऐसे याद रह जाएगा, है ना। फर्स्ट में 51 है ये पहला और फोर्थ तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। फर्स्ट में देखो लास्ट में 1 आ रहा है यानी कि 51 और यहाँ पे 4 लास्ट में आ रहा है यानी कि 34, फोर्थ वाले में 4 ही लास्ट में आ रहा है ना। तो 51, 55, 56 और 34 ये टोटल पाद हैं। इनको आप काउंट करके देख लेना, जैसे 5 और 1 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 3 कितना हो गया 16 हो गया, है ना। और यहाँ पर 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 196 आ रहा है ये, है ना। पर एक जो है ना वो बेसिकली इंट्रो वाला होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुल सूत्र देखेंगे तो 195 ही माने जाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो 195 जो है हमारा ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है योग किस लक्ष्य में सहायक है, यानी जो योग है वो हम करते क्यों हैं, काम के लिए सहायक है या अर्थ के लिए या मोक्ष के लिए या इनमें से कोई नहीं। देखो मोक्ष के लिए सहायक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है योग सूत्र में कुल अध्याय जो हैं वो कितने हैं, तो कुल अध्याय का मतलब क्या है, यही जो कुल पाद हैं। ठीक है, तो कितने हैं ये टोटल 4 हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। योग सूत्र में 4 पाद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही पाद पूछे हैं, 4 पाद हैं और इनमें से कौन सा है जो नहीं है, है ना। यानी आपने कौन कौन से 4 पाद पढ़े थे, देखो समाधि पाद पहला था ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, मानसिक पाद ये आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो मानसिक पाद कोई है ही नहीं। विभूति पाद आपने पढ़ लिया, विभूति थर्ड वाला था। कैवल्य पाद फोर्थ वाला है, कैवल्य पाद पढ़ लिया था हमने। और साधना पाद जो है ये हमारा सेकंड वाला था, है ना। तो ये सारे के सारे हैं, कौन सा नहीं है, जो बी ऑप्शन है मानसिक पाद ये नहीं पढ़ा था हमने, तो ये यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया गया था, तो आप सब लोगों को पता है जो 21 जून 2015 वाला योग दिवस था, यानी कि 21 जून वाला जो टाइम था 2015 को वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहला था। और इस वाले ने जो 2015 में हुआ था, क्योंकि 58 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए इसने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है ना। वो हम ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड यूनिट में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है विश्व योग दिवस जो है वो कब मनाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, 21 जून को मनाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस के लिए कितने सदस्य देशों ने सहमति प्रदान करी थी, 193 कंट्रीज ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई है, तो 1893 में, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो योग का पिता जो है वो हम किसको मानते हैं, तो महर्षि पतंजलि को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है योग कर्मसः कौशलम उक्ति जो है वो किस में दी गई है ना। तो ये जहाँ पे हम भागवत गीता के बारे में पढ़ रहे थे फर्स्ट और सेकंड यूनिट में, वहां पर हमने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना, कि योग कर्मसः कौशलम, है ना, यानी योग करने से कौशल प्राप्त होता है ना। तो वो हम ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है योग से किन तत्वों का ज्ञान मिलता है, सभी का ज्ञान मिलता है, हमें विवेक का भी ज्ञान मिलता है योग से, प्रकृति का भी और पुरुष का भी, यानी कि
डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है योग के अतरंग साधन कितने हैं। ठीक है, अब देखो वहां पे है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि योग जो है बेसिकली उसके अतरंग और बहिरंग दो तरह के वो हैं, है ना, अतरंग और बहिरंग दो तरह के उसमें डिवाइड करा गया है। जो बेसिकली अष्टांग योग है उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक को हम बहिरंग बोलते हैं, बहिरंग के लिए मैं बा लिख देती हूँ बस, है ना, बहिरंग, और एक को बोलते हैं अतरंग। ठीक है, अतरंग के लिए मैं अ कर देती हूँ। ठीक है, तो अतरंग और बहिरंग ये दो होते हैं। अब जो बहिरंग होता है इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये हमारे जो बॉडी है उसको बाहरी रूप से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो वाले कौन से हैं, और अतरंग का मतलब है जो हमें इंटरनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे, वो वाले योग कितने हैं, है ना। योग के जो बेसिकली 8 अंग हैं उनको हम दो में डिवाइड करते हैं, तो 8 में से जो 5 हैं वो बहिरंग होते हैं। 5 कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है, बाकी के जो 3 बचे धारणा, ध्यान, समाधि, वो अतरंग में आते हैं। ठीक है, उतनी चीज हम फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है तो आपको ऑलरेडी ये चीज आती होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें अतरंग साधन पूछे हैं, है ना, यानी कि ये वाले लास्ट वाले जो 3 बचते हैं, और लास्ट वाले 3 कौन से होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है योग में धारणा किसको बोलते हैं, जो हमारा धारणा यानी कि जो हमारा बेसिकली 6वां योग का अंग होता है धारणा, वो हम किसको बोलते हैं, तो चित्त और मन की एकाग्रता को हम बोलते हैं धारणा। और नेक्स्ट है कौन से ध्यान में अपने इष्ट देव की मूर्ति आती है ना, तो ये चीज हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ध्यान जो है वो बेसिकली 3 तरह का होता है, जिसमें से एक होता है स्थूल ध्यान, है ना, जो बेसिकली हम जो भी हमारे इष्ट देव होते हैं उनकी मूर्ति को मन में सोच करके, है ना, और तब हम ध्यान करते हैं। सेकंड जो होता है वो ज्योतिर्मय ध्यान होता है, जिसमें हम जैसे ज्योत जलती है दीपक की, तो वो ज्योति का ध्यान करके ध्यान करते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला होता है वो होता है सूक्ष्म ध्यान, जिनमें हम बेसिकली एक बिंदी को मन में सोच करके और तब ध्यान करते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान वाला यही होता है सूक्ष्म ध्यान। और जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग एज जो होती है ध्यान की वो स्थूल ध्यान की होती है ना। स्थूल ध्यान जब हमें अच्छे से हो जाता है, हमारी एकाग्रता आ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में हम करने लगते हैं ध्यान, तब हमारा ज्योतिर्मय ध्यान स्टार्ट होता है। फिर हम ज्योतिर्मय ध्यान की तरफ जाते हैं और सबसे लास्ट में हम कहाँ जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे सूक्ष्म ध्यान की तरफ। ठीक, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा अगर आपने पढ़ा है पहले फर्स्ट सेकेंड यूनिट। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट ये आपको पता चलेगा, देखो कौन से ध्यान में अपने इष्ट देव की मूर्ति, तो इष्ट देव की मूर्ति है ना, ये तो सबसे ज्यादा जो मतलब लोअर लेवल का ध्यान होता है वो होता है ना, यानी कि स्थूल ध्यान जो होता है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, है ना, तो पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति की ईश्वरीय सत्ता से संबंध स्पष्ट करते हुए सम कल्याण की ओर अग्रसित होने की स्थिति को स्पष्ट करती है, तो एकदम करेक्ट बात है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह है जिसमें आत्मा का ध्यान किया जाता है, नहीं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में यज्ञ पूजा आदि की जाती है, नो, ये सारे गलत है, हमारा पहला ऑप्शन जो है वही ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़नी निम्न में से किसके रचयिता हैं। पढ़नी जो है बेसिकली इन्होंने क्या लिखा है, तो पढ़नी ने लिखा है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की जो संख्या है वो कितनी है, यानी कि जो टोटल वृत्तियां हैं, ठीक है, वो कितनी है। तो जो अगर हम वृत्तियों की बात करें तो वृत्ति जो है टोटल वो 5 हैं, और जो 5 वृत्ति हैं इनकी हम बात फर्स्ट यूनिट में भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। पहली जो वृत्ति है उसको हम प्रमाण बोलते हैं, सेकंड को हम विपर्य बोलते हैं, थर्ड जो वृत्ति है हमारी वो विकल्प होती है, फोर्थ निद्रा होती है, और फिफ्थ स्मृति होती है ना। तो फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ी, आपको ऑलरेडी पता है, नहीं भी पता है तो आप यहाँ पे लिख लो, अभी मैंने बोल दी सारी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, जो क्लिष्ट वृत्ति है, क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो क्या है ना। देखो वृत्तियां जो है ना वो बेसिकली 5 ही होती हैं, उन 5 ही होती हैं, 5 होती हैं अच्छी वृत्तियां और 5 होती हैं क्लिष्ट वृत्तियां। ठीक है, जो अच्छी वृत्तियां हैं वो क्या करेंगे, हमारे जीवन को अच्छा बनाएंगी अगर हम इन सारी की सारी चीजों को करेंगे, जैसे प्रमाण या फिर विपर्य या विकल्प या निद्रा या फिर स्मृति, ये सारी की सारी चीजें करेंगे तो हमें बेसिकली हमारा जो जीवन है वो
अच्छा बनेगा। और जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं ये क्या होती हैं, जिनसे हमारा जो जीवन है वो बेसिकली उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, जो हमारा जीवन है वो ऐसे व्यर्थ चला जाएगा अगर हम क्लिष्ट वृत्तियों की तरफ गए तो। ठीक है, अब जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो बेसिकली होंगी क्या, देखो सबसे पहले तो क्लिष्ट लिख रहा है मतलब ये बेकार वृत्तियां, ये समझ लो, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सुख और आनंद देने वाली होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, है ना। सुख और आनंद देने वाली क्यों होंगी, क्लिष्ट वृत्तियां तो बेकार वाली वृत्तियां है ना, है ना। और नेक्स्ट है अविद्या जनित होने के कारण दुख देने वाली होती हैं, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्थिर बुद्धि का कारक है, नहीं है, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वृत्तियां 5 ही होती हैं, तो मैंने जो अच्छी वाली वृत्तियां हैं वो आपको ऑलरेडी बता दी हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, है ना। अब अगर हम क्लिष्ट वृत्तियों के बारे में बात करें, क्लिष्ट वृत्तियां कितनी हैं, तो ये भी 5 ही हैं, मैं बता देती हूँ, आप लिख लेना लिखना चाहो तो। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट क्लिष्ट वृत्ति है वो उसको हम बोलते हैं अविद्या। अविद्या मतलब हमने अगर ज्ञान प्राप्त नहीं किया। और नेक्स्ट आ जाएगा अस्मिता, अस्मिता के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा राग, राग के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा द्वेष, और सबसे लास्ट जो हमारी क्लिष्ट वृत्ति होती है उसको हम बोलते हैं अभिनिवेश। ठीक है, तो ये 5 क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है ना, यानी कि भ्रम का पर्याय जो है वो कौन सी वाली वृत्ति होगी, तो जो विपर्य होती है ना उसको हम बोलते हैं भ्रम का पर्याय। ठीक है, जो हमारी बेसिकली विपर्य होती है। ठीक है, जैसे एक में दूसरे का भ्रम हो जाता है, इसमें बेसिकली ये होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी वृत्ति आलस्य, प्रमाद और अवसाद का कारण है। ठीक है, आलस्य, प्रमाद और अवसाद जो है वो किसकी वजह से होगा, देखो आलस किसकी वजह से आएगा, प्रमाद या अवसाद, ये किस चीज की वजह से आएंगे, निद्रा की वजह से आएंगे, है ना। जब हमें नींद आती है तब हमें आलस भी आता है। ठीक है, हमें बेसिकली किसी की परवाह नहीं रहेगी, है ना। प्रसाद भी आ जाएगा, सॉरी प्रमाद भी आ जाएगा और अवसाद भी आ जाएगा। अवसाद का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ करने की जरूरत, हमें किसी की परवाह नहीं रहेगी, हमें से डिप्रेशन से में चले जाएंगे, है ना। तो आलस और प्रमाद और अवसाद किसकी वजह से होगा, निद्रा वृत्ति की वजह से। ठीक, नेक्स्ट है धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना उदाहरण है ना। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि धुआं अगर उठ रहा है तो यहाँ पे आग भी लगी होगी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका यही मतलब है कि धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगाना। जैसे आपने धुआं देखा तो आपने सोच लिया कि यहाँ पे अग्नि भी जरूर लगी होगी, है ना। तो ये किसका उदाहरण है, ये है अनुमान प्रमाण वृत्ति का, है ना। बेसिकली हमने प्रमाण की भी बात करी थी ना, पहली जो हमारी वृत्ति होती है वो प्रमाण ही होती है ना। तो प्रमाण जो होती है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, उनमें से एक अनुमान प्रमाण है। ये सारे के सारे बेसिकली प्रमाण के ही उदाहरण है, आगमन प्रमाण भी, अनुमान प्रमाण भी, प्रत्यक्ष प्रमाण भी। पर अनुमान प्रमाण हम कब बोलते हैं, जैसे हमने किसी चीज को देख करके अनुमान लगा लिया, जैसे यहाँ पर हमने धुएं को देख करके ये अनुमान लगा लिया कि अग्नि भी यहाँ पे जरूर लगी होगी, है ना। नेक्स्ट है वस्तु के ना रहते हुए भी शब्द के ज्ञान मात्र से उत्पन्न काल्पनिक चित्त वृत्ति को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकल्प वृत्ति। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चित्त सक्रिय होता है, यानी जो हमारा चित्त है वो सक्रिय होता है, यानी एक्टिव हो जाता है। कैसे एक्टिव हो जाता है, पुरुष के प्रभाव से, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्त में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होता है, चेतना जो है वो सम्मिलित नहीं होती है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्त विक्षेप जो है उनकी संख्या कितनी है ना। तो देखिए चित्त विक्षेप जो है बेसिकली ये क्या होते हैं, ये होते हैं 9 प्रकार के। और जो चित्त विक्षेप, अच्छा ये 9 प्रकार के, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 9 है मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप चाहो लिख लेना कहीं पे। पहला होता है व्याधि, दूसरा होता है चित्त की अकर्मणता, और थर्ड होता है संशय, फोर्थ होता है प्रमाद, फिफ्थ होता है शरीर और चित्त का आलस्य, सिक्स्थ होता है तृष्णा, और सेवंथ होता है विपर्य ज्ञान, 8th होता है मधुमती, और 9th होता है समाधि की भूमियों की प्राप्ति, लब्ध भूमि में स्थिर होकर ना रहना। ठीक है, तो ये बेसिकली चित्त विक्षेपों की संख्या होती है, जो पूरी हमारी कितनी होती है, 9 होते हैं, है ना। तो आपको नंबर तो याद रख ही लेना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप नहीं है, तो अभी जो मैंने 9 आपको बताए हैं उन 9 में से पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है। देखो संशय, प्रमाद, आलस्य ये सारे के सारे हैं, सजगता जो है वो नहीं है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विक्षेप सहभूव नहीं है, तो सहभूव कौन सा नहीं है, भ्रांति दर्शन नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलब्ध भूमिकत्व शब्द जो है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है समाधि की अप्राप्ति। ठीक है, भूमिकत्व का मतलब क्या हुआ, भूमि के अंदर चले जाना, और अलब्ध का मतलब क्या हुआ कि हमें उपलब्ध नहीं हुआ,
है ना। तो भूमि के अंदर जो हम जा रहे हैं, यानी जो हम समाधि ले रहे हैं, हम उसमें असफल रहे हैं, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, समाधि की अप्राप्ति बोलेंगे। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्न में से कौन सा चित्त विक्षेप दूर करने का उपाय नहीं है, कौन सा नहीं है, विषयों में आसक्ति, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पतंजलि के अनुसार चित्त स्थिरता के लिए बारंबार जो प्रयत्न किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अभ्यास बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्त प्रसादन के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सारे के सारे चित्त प्रसादन के उपाय हैं चारों, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेश जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो जो क्लेश होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, है ना। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्लेश हैं 5, वो क्लेश हैं कौन कौन से, तो देखो पहला क्लेश तो अविद्या ही हो जाएगा, है ना। अविद्या मतलब अगर हमें ज्ञान नहीं है, अविद्या का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ज्ञान नहीं है, है ना। तो पहला तो हमारा अविद्या ही हो जाएगा, ठीक। अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा अस्मिता, जो सेकंड हमारा क्लेश है, ठीक है, वो आ जाएगा अस्मिता। 5 है ना ये, तो पहला हो गया अविद्या, दूसरा हो गया अस्मिता, थर्ड हो गया राग, फोर्थ हो गया द्वेष और फिफ्थ हो गया अभिनिवेश, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे समस्त क्लेशों का मूल पूछा गया है हमें, यानी कि सारे जितने भी क्लेश हैं उन सारे के सारे क्लेशों का मूल क्या है, तो मूल क्या है, अविद्या, है ना। अगर अविद्या है हमारे अंदर तो हम उन क्लेशों को, और भी जो 4 बचे हैं उनको भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो अविद्या है वही ही हटानी पड़ेगी, क्योंकि मूल वही ही है क्लेशों का, ठीक है। निम्न में से क्लेशों की जो अवस्था है वो कौन सी है, यानी जो क्लेश हैं बेसिकली उनकी अवस्था कौन कौन सी है, तो क्लेश की जो अवस्था है वो कौन कौन सी होती है, प्रसुप्त भी होती है, एकदम करेक्ट है, तनु भी होती है और विचित्त और उधार भी होती है। बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रसुप्त, तनु, विचित्त और उदार, ये 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं क्लेश की, ठीक है। ये कहीं पे लिख लेना, यही चारों के चारों हैं जो यहाँ पे दी हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविद्या की विशेषता क्या है, ठीक है। जो अविद्या है बेसिकली उसकी विशेषता क्या है, तो अविद्या में क्या होता है, अनित्य को नित्य समझते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। जो अनित्य है ना, उसको हम नित्य समझने लगते हैं, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझने लगते हैं, और जो अनात्म है उसको आत्मा समझने लगते हैं। अगर हमारे अंदर अविद्या है तो हम बेसिकली ये करेंगे ही, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो क्लेश मूलों की भांति विवेकशील पुरुष में भी विद्यमान रहता है उसका नाम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं अभिनिवेश, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रज्ञा दुख जो है ये नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेय हेतु अर्थात दुख जो है उसका कारण क्या है, तो दुख का कारण है पुरुष और प्रकृति का संयोग, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुष को ज्ञान हो जाने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाने का नाम जो है उसको क्या बोलते हैं, पर वैराग्य बोलते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का उपदेशक किसको माना जाता है, हठ योग का उपदेशक कौन है, स्वात्वराम है ना। ये मैंने आपको पहले भी बोला है ना, कि आपको बेसिकली याद रखना है ये, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि घेरंड संहिता में कुंडलिनी जागरण हेतु किस आसन को सबसे ज्यादा लाभकारी बताया गया है, तो भुजंगासन को सबसे ज्यादा लाभकारी माना गया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योग अनुशासनम शब्द जो है उसका मतलब क्या है, परंपरागत योग है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दृष्ट का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है, ठीक है, तो पुरुष है दृष्ट का पर्यायवाची शब्द, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है, हठ योग में कितने होते हैं, 7 होते हैं, है ना। हठ योग पूछे आपसे या घेरंड संहिता बोले, इन दोनों में अंग जो है वो 7 होते हैं, और जो इनका है पतंजलि का योग सूत्र है ना, या अष्टांग योग है, उसमें 8 अंग होते हैं। हठ योग और घेरंड संहिता में 7 अंग होते हैं, ये तो आपको अभी पता ही चल गया होगा, क्योंकि इसमें इन दोनों में ही यम नियम नहीं होते, यम नियम की जगह क्या होता है, षटकर्म होता है ना, 2 की जगह 1 होता है, इसीलिए 7 रह जाते हैं। नेक्स्ट है वह आसन जो खाने के बाद भी किया जा सकता है, कौन सा है, वज्रासन है, जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पाचन प्रणाली के लिए कौन सा आसन करना चाहिए, तो वज्रासन ही करना चाहिए पाचन प्रणाली के लिए, ठीक है। इसीलिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं जब हम खाना खा लेते हैं
उसके बाद में वज्रासन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आसनों का राजा किसको बोलते हैं? तो आसनों का राजा बोलते हैं शीर्षासन को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ आसन जो है वो कौन सा है? शीर्षासन है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्रामदायक आसन जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो सर्वांगासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार और शवासन। इनमें से जो शवासन है वो है विश्रामदायक आसन, क्योंकि शवासन में बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मृत्यु के बाद इंसान लेट जाता है ना, उसी तरीके से ही हम शवासन करते हैं, है ना। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोटे रूप में योगाभ्यास और योगासनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो मोटे रूप में हम इनको 2 वर्गों में बांट लेते हैं, ठीक है। अगर हम मोटे मोटे वर्गों में बांटेंगे तो, ठीक है। अब ये मोटे मोटे वर्गों में 2 रूपों में जो हमने बांटा है ना, तो हम इसको कौन से किस हिसाब से बांट सकते हैं 2 रूपों में? तो एक वो है जिसको हम गतिशील आसन बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं स्थिर आसन, ठीक है। गतिशील आसन का मतलब क्या है? जिसमें हम बेसिकली हाथ पैरों को भी चलाते रहते हैं या गति करवाते रहते हैं, बेसिकली वो होते हैं गतिशील आसन। और स्थिर आसन जिनमें हमें स्थिर रहना होता है ना, जैसे शवासन है उसमें हम स्थिर बस पड़े रहते हैं, तो वो स्थिर आसन। तो एक गतिशील और एक स्थिर आसन, ऐसे मोटे रूपों में हम ऐसे बांट सकते हैं योग अभ्यास या योगासन को, ठीक है। योग अभ्यास के समय सिद्धांत निम्न में से कौन कौन से हैं? तो सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं? यौगिक क्रियाओं से थकान नहीं आनी चाहिए, एकदम करेक्ट बात है। यौगिक क्रिया मन तथा शारीरिक दोनों होती हैं, करेक्ट है। आपस में सहायक और संबंधित होती हैं, एकदम करेक्ट बात है ना। समस्त योगाभ्यास में मन शांत रहना चाहिए, ये भी करेक्ट बात है, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं। अगर उद्देश्य की दृष्टि से माने तो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे पहला आ गया हमारा ध्यान उपयोगी, एकदम करेक्ट बात है, जिसमें हम ध्यान करें बेसिकली, है ना। एक आ गया व्यायामात्मक, यानी कि जो बेसिकली हमारा जो शरीर है उसकी एक्सरसाइज करवाए। और जो थर्ड आ गया वो आ गया विश्रामदायक, यानी जो हमें बेसिकली रिलैक्स करवाए, है ना। तो एक जो हमें ध्यान करवाए, एक जो हमें व्यायाम करवाए यानी कि एक्सरसाइज करवाए हमारे शरीर की, और एक जो हमारे शरीर का विश्राम करवाए। तो ये सारे के सारे तीनों प्रकार के होते हैं उद्देश्य की दृष्टि से, 3 प्रकार के, ठीक। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक जो आसन है वो कौन सा है? पद्मासन है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाया जाता है? तो सर्वांगासन में उठाया जाता है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुर्मासन और गर्भासन जो हैं ये हैं कैसे हैं? ये बैठ करके किए जाने वाले आसन हैं, कुर्मासन भी और गर्भासन भी। नेक्स्ट है कपोतासन के लाभ जो हैं वो क्या हैं? तो कपोतासन जो है ये बेसिकली जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके लिए किया जाता है। इससे हमारी जो मेरुदंड है यानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो लचीली और पुष्ट हो जाती है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो लचीली और पुष्ट हो जाती है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीठ के बल लेट कर जो किए जाने वाले आसन है वो कौन कौन से हैं? तो सर्वांगासन, सेतु बंधासन और हलासन, ये तीनों पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब है पेट के बल जो लेट करके किए जाते हैं वो वाले आसन कौन से हैं? तो भुजंगासन और शलभासन दोनों हैं, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गरुणासन जो है ये क्या है? तो गरुणासन जो है इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली पैरों के बल खड़े होकर करते हैं इसको, यानी कि पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन है जो गरुणासन है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आसन सिर के बल खड़े होकर के किए जाते हैं? तो सिर के बल खड़े होकर शीर्षासन, वृश्चिकासन और ऊर्ध्व पद्मासन तीनों किए जाते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ों के लिए कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है? तो फेफड़ों के लिए हम कौन सा करते हैं? ताड़ासन, चक्रासन या फिर वज्रासन, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे, चलिए ये वाला क्वेश्चन है ना रहने दीजिए, मैं इसको बाद में आपको और अच्छे से एक बार पढ़ के बताती हूँ, है ना। नेक्स्ट है मुगदर चलाने से क्या लाभ होता है? तो मुगदर चलाने से क्या होता है? स्फूर्ति आती है, एकदम करेक्ट बात है। मुगदर क्या होता है आपने देखा होगा, अगर सलमान खान वाली जो मूवी आई थी, कौन सी थी वो, जिसमें वो था क्या बोलते हैं, पहलवान था, वो वाली कौन सी मूवी थी? अनुष्का शर्मा के संग जो आई थी, सुल्तान जो मूवी थी, है ना, उसमें जो सलमान खान वो लकड़ी का सा वो होता है बड़ा सा, है ना,
उसको जो उठा के करते हैं ना वो मुखदर होता है। तो मुखदर चलाने से लाभ क्या होते हैं? स्फूर्ति का विकास होता है, करेक्ट है। पैर भी मजबूत होते हैं और पेट की खराबी भी ठीक होती है, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुजंगासन जो होता है उसका क्या लाभ होता है? भुजंगासन से क्या होता है? तो भुजंगासन से थायराइड जो बिगड़ जाता है वो ठीक हो जाता है और पेट में जो घाव पड़ जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, यानी उपरोक्त दोनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक आसन जो है वो कौन कौन से हैं? इनमें से तीनों शारीरिक आसन ही हैं, धनुरासन, भुजंगासन और सर्वांगासन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नौकासन में एक क्रिया जो होती है वो कितनी बार करी जाती है? तो 6 बार करी जाती है एक क्रिया। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार द्वारा निम्न में से किस तत्व की प्राप्ति होती है? तो सूर्य नमस्कार से हमें आरोग्य मिलता है। आरोग्य मतलब रोग से रहित हो जाते हैं हम, डिसीज से रहित हो जाते हैं, है ना, यानी डिसीज नहीं होती। हमें ऊर्जा मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, करेक्ट है, और शक्ति और स्फूर्ति मिलती है, सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं या कितने सोपान होते हैं? तो 12 सोपान होते हैं अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार में हमारा जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 12 अवस्थाएं जो हैं बेसिकली इसमें है क्या? तो जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं इसमें जो 12 अवस्थाएं हैं इसमें हम क्या करते हैं, हर एक अवस्था में सूर्य के 12 नाम हैं। तो हर एक अवस्था में हम जो सूर्य के 12 नाम हैं उनको लेते हैं, है ना। जैसे पहली अवस्था हुई, पहली अवस्था में सूर्य का पहला नाम लेंगे, दूसरी अवस्था में सूर्य का दूसरा नाम लेंगे, तीसरी अवस्था में सूर्य का तीसरा नाम लेंगे, है ना। तो अवस्थाएं कितनी हैं? 12 अवस्थाएं या 12 सोपान हैं और हर एक सोपान में सूर्य का अलग नाम लिया जाता है, यानी सूर्य के भी कितने नाम हो गए? 12 नाम हो गए। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के साथ मंत्र के रूप में सूर्य के कितने नाम बोलते हैं, है ना। तो हर एक अवस्था में एक नाम बोला जाएगा। तो 12 अवस्था है तो कितने नाम बोले जाएंगे? 12 नाम बोले जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र नमस्कारम कितने आसनों का सुनियोजित क्रम है, यानी कि कितने आसन बेसिकली करते हैं हम चंद्र नमस्कार आसन में? तो यहाँ पे हमारा जो 9 है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 आसनों का सुनियोजित क्रम होता है जो चंद्र नमस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के सर्वांग रूप में निम्न में से कौन से पक्ष आते हैं? तो यहाँ पे हमारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योगासन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त होता है? तो अहंकार, तृष्णा, अज्ञान, तीनों चीजों से मुक्त होगा व्यक्ति योगासन से। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है योगासन के क्या क्या लाभ हैं, यानी योग करने से लाभ क्या क्या होते हैं? शरीर में रक्त का संचार होता है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, करेक्ट बात है। शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील होता है ना, ये भी एकदम करेक्ट बात है। और मांसपेशी जो है उनमें स्ट्रेंथ आती है, उनमें दृढ़ता आती है, करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइन टॉर्टोइस पोज जो है वो हम किस आसन को बोलते हैं? कुर्मासन को बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कट कोणासन में, जिसको हम उत्कट आसन भी बोलते हैं, इस उत्कट कोणासन है ना, इस आसन को हम उत्कट आसन भी बोलते हैं। तो उत्कट कोणासन में इस मुद्रा में आने के लिए गहरी श्वास लेते हुए अपने पैर दूसरे पैर से जितना दूर रखें, दोनों पंजे दाहिनी और बाहिनी ओर करें और कंधे को ऊंचाई से कोहनी के बीच कितने अंश का कोण होना चाहिए? ठीक है, तो 96 अंश का कोण होना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से प्राणायाम का प्रकार नहीं है। अब देखो आसन जो है वो बेसिकली यहाँ पर हमारे फिनिश होते हैं, है ना, आसन। अब हम किस पे आ गए? अब हम आ गए हैं प्राणायाम पे। तो निम्न में से प्राणायाम का कौन सा प्रकार नहीं है? जो अस्तेय है वो नहीं है, बाकी सूर्यभेदी, प्लावनी ये दोनों ये तो हैं ही हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राणायाम जो है वो किससे संबंधित होता है? देखो प्राणायाम जो है ना वो बेसिकली तन और मन दोनों से संबंधित होता है, क्योंकि प्राणायाम से हमारे तन की भी शुद्धि होती है और हमारे मन की भी शुद्धि होती है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से किसे योग की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो प्राणायाम को ही जानते हैं हम योग की आत्मा के नाम से। भस्त्रिका प्राणायाम जो है इसका मुख्य लाभ क्या है? तो इससे जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कपाल अर्थात मस्तिष्क व भीति का अर्थ जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है उजाला और आभा दोनों चीजें, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपाल भाती किस रोग में लाभदायक है? किस रोग में करना चाहिए हमें? दमा, श्वास, एलर्जी, सब में करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अनुलोम विलोम जो है वो किस रोग में लाभकारी होता है, तो पित्त, अस्थमा, नजला सब में लाभकारी होता है। बेसिकली अनुलोम विलोम जो है ना, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो बेसिकली हमारे सांस लेने वाला सिस्टम है ना, जैसे हमारा गले से लेकर के सांस हमारे लंग्स वंग्स में जाती है, ट्रैकिया में जाती, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाती है, तो वो पूरे के पूरे श्वसन प्रणाली है ना, तो जो हमारी श्वसन प्रणाली है या जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए अनुलोम विलोम जो है वो सबसे बढ़िया रहता है। तो ये पित्त, अस्थमा और नज़ला, ये सारी की सारी उसी चीज़ के ही प्रॉब्लम्स हैं, तो सारी की सारी चीज़ों को, सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, भ्रामरी प्राणायाम से किन किन रोगों में लाभ होता है। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बेसिकली हमें क्यों करना चाहिए, इससे क्या क्या होता है, तो इससे मानसिक तनाव जो है वो खत्म होता है, करेक्ट है, उत्तेजना भी खत्म होती है, और उच्च रक्तचाप जो होता है, यानी जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, वो भी ठीक होएगा, वो भी कम हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शीतकारी प्राणायाम से किन रोगों में आराम मिलता है, तो यहाँ पर दंत रोग, पायरिया, गला और मुंह सब में आराम मिलेगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग का 5वां जो चरण है वो कौन सा है ना, तो ये तो आप यूं ही लगा दोगे, देखो यम पहला, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम और 5वां कौन सा हो गया, प्रत्याहार हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीजें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे, तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज। ठीक है, क्विज होने वाली है, और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा, तो इसमें एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक यूनिट के 50, है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे। वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी, तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं, और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना, तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज में। ठीक है, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो समाधि से पहले की अवस्था को क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये है ना। अब आपको देखो करना क्या है, जैसे यहाँ पे आप जब योगा पढ़ रहे हैं तो आपको अष्टांग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या कितने भी क्वेश्चन है ना, सिर्फ अष्टांग में से ही आ जाएंगे आपके। तो अष्टांग तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, है ना। अष्टांग मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये आपको याद रख लेने। अब देखो समाधि से पहले क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ध्यान है ना समाधि से पहले, तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन में समाधि के जो मुख्य रूप हैं वो कितने हैं, तो समाधि के 3 रूप हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं, है ना, तो जो बेसिकली अष्टांग योग के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कल ही, है ना, कि जो उनके जो पतंजलि ने बेसिकली लिखा हुआ है ना, योग सूत्र या अष्टांग योग, तो उसमें जो पाद थे मेन, है ना, उनमें से समाधि पाद के बारे में पूछ रहे हैं कि समाधि पाद में कितने सूत्र हैं, तो यहाँ पर 51 सूत्र थे, तो हमारा जो C ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रत्याग समाधि जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है संप्रत्याग समाधि, तो विवेक ख्याति से संबंधित है ये।
तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विराम प्रत्यय जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है, तो विराम प्रत्यय जो है ये बेसिकली असंप्रत्याग समाधि जो है उसका टाइप होता है ना। नेक्स्ट है सबीज और निर्बीज समाधि जो है वो किस चीज से संबंधित है, तो सबीज और निर्बीज ये दोनों भी असंप्रत्याग समाधि से ही संबंधित होते हैं, यानी इसी के ही टाइप होते हैं बेसिकली, है ना। कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ होता है कि जो सबीज होती है वो संप्रत्याग समाधि से रिलेटेड होता है, निर्बीज जो है वो असंप्रत्याग समाधि की तरह होता है ना, पर बेसिकली ये दोनों टाइप तो असंप्रत्याग समाधि के ही होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्बीज समाधि की समान अवस्था है कौन सी है, तो कैवल्य अवस्था जो होती है उसको हम निर्बीज समाधि बोलते हैं। नेक्स्ट है निर्बीज समाधि सिद्ध होती है किस चीज से सिद्ध होती है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय से, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आप क्वेश्चंस पढ़ोगे ये होंगे स्वास्थ्य वाले क्वेश्चन। स्वास्थ्य मतलब जब भी हम हेल्दी रहते हैं या जो हमारी हेल्थ होती है उसका मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक है। तो अभी स्वास्थ्य से रिलेटेड और उसके बाद में जो अस्वास्थ्य है, अस्वास्थ्य मतलब डिसीज, है ना, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है स्वास्थ्य जो है उसका मतलब क्या होता है, तो स्वास्थ्य का मतलब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, स्वयं में स्थिति होता है इसका मतलब स्वास्थ्य का। जैसे मैं बता रही थी स्वयं की स्थिति, है ना, या स्वयं में स्थिति ऐसे आ जाए तो उस पर नहीं करना है आपको, स्वयं में स्थिति पर ही करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जैसे यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाता है तो आप कहीं ऐसे सोच लो कि स्वयं की स्थिति या स्वयं में स्थिति या आत्मस्वरूप में स्थिति, बात तो एक ही है, तो उपरोक्त सभी पे लगा दो, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ स्वयं में स्थिति पे जाना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे स्वास्थ्य संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है स्वास्थ्य धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का साधन है, एकदम करेक्ट बात है ना। नेक्स्ट है क्योंकि देखो क्योंकि देखो जब भी हम स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, तभी हम धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनुष्य को प्रसन्नता खुशहाली और क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, एकदम करेक्ट है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम प्रसन्न भी रहेंगे, तभी हम खुशहाल भी रहेंगे और तभी हम क्रियाशील भी रहेंगे। क्रियाशील मतलब हमारे हाथ पैर काम करते रहेंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य व्यक्ति के शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष का संगठित रूप है, एकदम करेक्ट बात है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इवन जो WHO है उसने ये बोला है कि स्वास्थ्य जो है वो शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक, है ना, सारे के सारे रूप में अगर व्यक्ति स्वस्थ है तब उसको हम स्वस्थ मानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है। आयुर्वेद की बात पूछ रही है कि आयुर्वेद की बात पूछी जा रही है ना, कि कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण होगा। तो पहला है हमारा वात पित्त कफ रूपी त्रिदोषों की समानता हो, या नेक्स्ट है अग्नि की समानता हो, या नेक्स्ट है धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मूल निष्कासन एवं मन इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले में लिखा हुआ है वात पित्त कफ रूपी जो त्रिदोष हैं उनकी समानता होनी चाहिए, यानी वो एक समान होनी चाहिए, नहीं। ठीक है, वात पित्त और कफ जो होते हैं ये हर एक, इनको त्रिदोष बोलते हैं बेसिकली हम, जो मैं आपको जब मैं आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत बता रही थी तो मैंने बताया था, है ना। पर जो वात पित्त और कफ होते हैं ना, इनका एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होता है हर एक व्यक्ति के अंदर, है ना, एक स्पेसिफिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं ये हर एक व्यक्ति के अंदर। ठीक है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को हम 100% मान लेते हैं, है ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 33.33% उसमें वात होगा, 33.33% पित्त और 33.33% जब कफ होगा तब हम उसको स्वस्थ मानेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। जो वात होता है ऐसे हो सकता है 100 मानो, अगर किसी व्यक्ति को 100 अगर किसी के अंदर वात पित्त कफ है ना, तो हो सकता है उसके अंदर 60 केवल और केवल वात हो, है ना, और केवल 30 उसके अंदर हो कफ। ठीक है, और उसके अंदर केवल 10 प्रेजेंट हो पित्त, है ना, तो इस अवस्था में वो स्वस्थ हो सकता है ना। मतलब ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है हर किसी का, तो उस कंडीशन में हम इंसान को स्वस्थ मानते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि तीनों का एकदम समान मात्रा होती है ना। जैसे अगर सपोज करो हम ये मान लें कि अगर हम ब्लड मान लें एक चीज की, एक चलो ब्लड है, एक हम मान लेते हैं जो HCl होता है हमारे अंदर वो मान लो, और एक हम मान लेते हैं जो हमारे अंदर बेसिकली यूरिन होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इन तीनों चीजों को मान लें तो तीनों का क्या एक समान जब मात्रा होगी शरीर में तब हम स्वस्थ मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ब्लड सबसे ज्यादा होगा ना, ऑब्वियसली 70% होगा, ब्लड तो 70% होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, है ना, या वाटर मान सकते हैं हम, वाटर जो है वो 70% होता है, सॉरी, है ना, ब्लड तो नहीं होता, है ना, पर ब्लड फिर भी बहुत ज्यादा होता है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। अगर हम कंपैरिजन करेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में होता है, या फिर अगर हम जो गॉल ब्लैडर में सुसु होती है उसका अगर हम कंपैरिजन करें, है ना, तो इन तीनों का एक
समान रूप तो हो ही नहीं सकता भाई, फिर तो आदमी मर ही जाएगा, है ना। एक स्पेसिफिक मात्रा होती है हर किसी की, जैसे वात की कुछ हो सकती है, पित्त की कुछ हो सकती है, कफ की कुछ हो सकती है। जैसे अगर वात की 10 है मान लो, पित्त जो है इसकी 15 है और कफ की 20 है ना। तो अगर इसमें से 10 में से 9 भी हो गया, 11 भी हो गया तो बीमार हो जाओगे। इस पित्त में से 15 से ये 16 भी चला गया या 15 से 14 भी चला गया तो बीमार हो जाओगे। और कफ का अगर 20 है तो तुम्हारा 21 हो गया या 19 हो जाओगे तो बीमार हो जाओगे, है ना। तो इन तीनों का एक समान नहीं होता है, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल खत्म, है ना। अग्नि की समानता तो नहीं, अगर अग्नि जो है वो उसकी समानता है तो भी नहीं, अग्नि तो इवन और ज्यादा, बेसिकली जो अग्नि है ना वो हमारे जो स्टमक में HCl सिक्रीट होता है उसको हम अग्नि मानते हैं, है ना। वो तो अगर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम ही हो जाती है ना। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे बेसिकली करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के अनुसार रोग उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। यानी जो रोग उत्पत्ति होती है, जो रोग होता है बेसिकली, है ना, वो किसके थ्रू होता है। ठीक, ये यहाँ पे है ना, ये इंग्लिश वाला जो पोर्शन है ये गलत आ गया है ना। ये हिंदी में कुछ और है और इंग्लिश में कुछ और है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पर है योग के अनुसार रोग उत्पत्ति के मूल कारण है। रोग उत्पत्ति मतलब रोग जो होता है या डिसीज जो होती है वो होती क्यों है, उसका कारण क्या होता है ना, कॉज क्या होता है। तो पहला है क्लेशों का मनोमय स्तर पर जमाव, है ना, कि जो भी क्लेश होते हैं उनका जब मनोमय स्तर पर जमाव होता है। मनोमय स्तर का मतलब क्या होता है, हमारे मेंटल लेवल पे जब जमाव हो जाएगा। मेंटल लेवल पे मतलब जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अब वो मेंटल लेवल पे हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं तो पाइलअप हो जाती है ना बहुत सारी चीजें। तो ये वो है क्लेशों का मनोमय स्तर पर जमाव, इसको क्या बोलते हैं, आदि बोलते हैं, है ना, आपको ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट है चित्त विक्षेप हो जाए तो ये भी एकदम करेक्ट बात है। और कामाशय या फिर वासना अगर आपके अंदर आ गई तो ये भी एकदम करेक्ट बात है ना। तो यहाँ पे हमारा जो उपरोक्त सभी है ये हो जाएगा करेक्ट। इन तीनों की वजह से ही रोग उत्पत्ति होगी, यानी रोग जन्म लेगा। नेक्स्ट है शरीर से के संबंधी मुख्य व्यायाम जो है वो कौन कौन से हैं, शरीर से संबंधित, ठीक है, यानी जिसमें हमारी बेसिकली शरीर की क्रियाएं हो, है ना। तो कुश्ती अगर हम लड़ेंगे हमारे हाथ पैर चलेंगे, एकदम करेक्ट बात है। हम दौड़ेंगे हमारे हाथ पैर चलेंगे, एकदम करेक्ट बात है। और अगर हम दंड बैठक लगाएंगे हमारे हाथ पैर चलेंगे, हमारी कमर भी चलेगी, एकदम करेक्ट बात है। तो सारी की सारी चीजें शरीर से संबंधित व्यायाम है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यायाम के क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हमें फायदा मिलेगा अगर हम व्यायाम करें तो। शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। शरीर की कार्य क्षमता बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और पाचन तंत्र में सुधार होगा, एकदम करेक्ट बात है, बिल्कुल होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम करते समय कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, है ना। जब भी व्यायाम कर रहे हैं तो कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, देखो ढीले और आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए, है ना। जिम करते हुए आप चुस्त कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप व्यायाम कर रहे हैं उस टाइम पे ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट है व्यायाम द्वारा शरीर के कौन से अंग तीव्रता से कार्य करते हैं, कौन से अंग करते हैं, त्वचा करती है तीव्रता से काम, एकदम करेक्ट बात है। क्योंकि देखो जो हमारा बेसिकली काम क्या होता है, जब भी हम व्यायाम करते हैं तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन एक्टिव होता है ना। और हर एक ऑर्गन एक्टिव होगा, हमें बेसिकली पसीने आते हैं, हमारी जो स्किन होती है उसमें से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, है ना। जो भी गंदी चीजें होती है हमारी स्किन में या हमारी बॉडी में वो बाहर निकलती हैं, तो करेक्ट बात है एकदम। त्वचा हमारी जो है वो तीव्रता से कार्य करती है, पसीने निकलती है ना। और फुफ्फुस जो है यानी जो हमारे लंग्स है वो तीव्रता से काम करते हैं। इसीलिए जब हम व्यायाम करते हैं तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा श्वसन तंत्र है वो भी अच्छे से काम करता है ना। और यकृत यानी कि जो लीवर होता है वो भी अच्छे से काम करेगा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। राजयोग के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर भी राजयोग आ जाए ना, समझ लो अष्टांग योग के बारे में बात हो रही है, क्योंकि राजयोग हम अष्टांग योग को ही बोलते हैं, है ना। और अष्टांग योग या राजयोग के अंदर वो 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे के सारे 8 अंग होते हैं अष्टांग योग में या फिर राजयोग में। तो देखो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इस सारे के सारे होंगे, तो यानी डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग की सीढ़ियां जो हैं वो कौन सी होती हैं, तो योग की सीढ़ियां कौन सी होंगी, यम नियम आसन सारी की सारी होंगी, है ना। जितनी भी 8 सीढ़ियां होती हैं जिनको हम 8 अंग बोलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये 8 की 8 सीढ़ियां ही तो हैं, 8 के 8 अंग ही तो हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं। शारीरिक क्रिया मतलब जिनमें हमारा बेसिकली शरीर जो है वो एक्टिव हो,
तो स्वास्थ्य सफाई यानी कि हेल्थ क्लीनिनेस आती है, हेल्थ क्लीनिनेस आएगी इसमें, बिल्कुल आएगी। और भोजन व्यवस्था आएगी, वो भी बिल्कुल आएगी, है ना। जब भी भोजन व्यवस्था कर रहे हैं उसमें भी हमारी शारीरिक क्रियाएं ही आएंगी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर काम करेगा उसमें भी। नेक्स्ट है पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए क्रिया जो है वो कौन सी करी जाती है, तो पाचन शक्ति के लिए या पाचन तंत्र के शुद्धि के लिए, है ना, हम करते हैं शंख प्रक्षालन, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शंख प्रक्षालन में प्रक्षालन शब्द जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साफ करना, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास द्वारा किस रोग का उपचार किया जा सकता है, कौन सा उपचार हम कर सकते हैं, है ना। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था कि जो शंख प्रक्षालन होता है हम ये किसके लिए करते हैं, बेसिकली जो हमारा पाचन क्रिया या पाचन तंत्र होता है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको अच्छे से चलाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए, इसलिए हम शंख प्रक्षालन करते हैं, है ना। तो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड या हमारे बेसिकली पाचन से रिलेटेड जितने भी रोग होंगे वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे शंख प्रक्षालन से, है ना। तो पित्त विकार यानी कि जो बाइल डिसऑर्डर होएगा वो ठीक हो जाएगा, है ना। जो कोष्ठबद्धता है वो ठीक हो जाएगी, जो मोटापा है वो ठीक हो जाएगा, सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी पाचन से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक। नेक्स्ट है नौली क्रिया किस अंग का व्यायाम है, जो नौली क्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, तो नौली में हम क्या करते हैं, पेट का व्यायाम करते हैं बेसिकली, है ना। नौली क्रिया में जब हम पढ़ रहे थे कल परसों ही, तो मैंने आपको क्या बोला था कि नौली क्रिया में क्या करते हैं, जो हमारा पेट वाला पार्ट होता है ना। जैसे समझ लो ये हमारा ऊपर वाला चेस्ट वाला पार्ट है, चलो पूरा ही बना देती हूँ, ये हमारा मुंह है ना। ऐसे सपोज करो ये हमारे पैर हैं दोनों, है ना, ये हमारे हाथ हैं। तो ये जो हमारा पेट वाला पार्ट होता है ना, इतना ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें ना मसाज करी जाती है बेसिकली नौली क्रिया में, है ना। तो यहाँ पर हमारे यहाँ के अंदर वाले जितने भी ऑर्गन होंगे ना वो सारे के सारे स्ट्रेंथन हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं नौली क्रिया से। तो नौली क्रिया जो होती है ये किसका व्यायाम होती है, पेट का व्यायाम होती है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए दिखा देंगे आपको, है ना, शीट भी दिखा देंगे। पूजा इस बार है ना मेरे को मुश्किल ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अभी मैं बाकी चीजों में लगी हुई हूँ, और फिर है ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, अच्छे अच्छे भी बहुत पड़े हैं, तो आप वहाँ से सीटेट की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ, है ना। तो आप वहाँ से सीटेट की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि सीटेट के लिए भी ना फिर बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, मतलब अलग से तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो वो मैं अभी से स्टार्ट करूँगी, तब मैं जुलाई वाले के लिए कराऊँगी, है ना, क्योंकि उसमें बेसिकली सारे पेपर निकाल के उनको एनालिसिस करके मैं जब भी कराऊंगी अच्छे से कराऊंगी। तो सारे पेपर निकाल के एटलीस्ट कम से कम 10-12 साल के पेपर निकाल के उनकी एनालिसिस करके कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब एनालिसिस करने के बाद में तब मैं अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन कराऊंगी, है ना। ऐसे ही हवा में नहीं कराऊंगी। तो जुलाई वाला में भी पॉसिबल हो, अभी तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक। चलिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है, किसको जानते हैं हम, वस्ती को जानते हैं ना, क्योंकि वस्ती जो होती है वो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत होती है उसकी सफाई के लिए वस्ती क्रिया करी जाती है ना, और उसी की सफाई एनिमा भी करता है, ठीक। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो वस्ती क्रिया होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो वस्ती क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट है किसे शक्तिचालिनी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है, तो हम नौली क्रिया जो होती है इसको शक्तिचालिनी क्रिया से भी जानते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नौली कर्म निम्न में से किससे संबंधित है, मंदाकिनी से संबंधित है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्य क्रिया किस चीज से संबंधित है, तो नेत्य क्रिया जो है, नेत्य क्रिया देखो हमने उस दिन पढ़ा भी था कि नेत्य क्रिया जो है ना बेसिकली इसमें हम मेनली तो अपनी नाक की ही सफाई करते हैं, है ना। मेनली नेत्य क्रिया में नाक जो होती है उसकी सफाई करते हैं, पर हम इसमें अपना जो गला है और जो कान है उसकी सफाई भी आ जाती है, पर वो बहुत मतलब कम लेवल पे हम बोल सकते हैं। मेन जो काम होता है नेत्य क्रिया का वो होता है नोज की सफाई करना, जैसे मैं आपको बोल भी रही थी N फॉर नेति और N फॉर नोज, ऐसे करके याद रख लेना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेति के कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखो यहाँ पे जितने भी हैं सारे के सारे प्रकार होते हैं। जल नेति का मतलब क्या हुआ, हम जल से सफाई कर रहे हैं। नोज की सूत्र नेति का मतलब क्या हुआ,
हुआ, सूत्र से सफाई कर रहे हैं। धृत नेति का मतलब क्या हुआ, हम धृत से सफाई कर रहे हैं। तेल नेति का मतलब हम तेल से सफाई कर रहे हैं। और दुग्ध नेति मतलब हम दूध से सफाई कर रहे हैं, है ना। धृत जो है ये बेसिकली इसका मतलब घी होता है ना। और जो सूत्र है इसका मतलब होता है धागा, ठीक है। तो सारी की सारी चीजों से हम अपनी नोज की सफाई करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन रोग में मस्तिष्क कोशिकाएं किस रसायन का निर्माण उचित मात्रा में नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डोपामिन, ठीक है। देखो दो प्रॉब्लम होती हैं पार्किंसन, एक को बोलते हैं पार्किंसन, एक को बोलते हैं एल्जाइमर, ठीक है। तो पार्किंसन के लिए मैं P बना देती हूँ और एल्जाइमर के लिए मैं A बना देती हूँ, ठीक है। अब हमारे जो दिमाग है ना वो उसमें दो केमिकल चाहिए होते हैं, और दोनों, जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारे शरीर में ना हर एक चीज की एक उचित मात्रा है या एक डेफिनेट मात्रा है, बोल सकते हैं करेक्ट वर्ड में, एक डेफिनेट मात्रा है, वो उसी मात्रा में ही होनी चाहिए चीज। अगर थोड़ी सी भी कम है तो भी दिक्कत है, अगर जरा सी भी ज्यादा है तो भी दिक्कत है ना। जैसे अपेंडिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना वो इतनी बड़ी होती है कि पूरे रूम में बिछ जाएगी, है ना, इतनी बड़ी होती है। इवन इंटेस्टाइन को अगर हम दोनों इंटेस्टाइन को जोड़ लें तो, ठीक है, बहुत कम, एक 8 मीटर की होती है और एक शायद 12 मीटर की होती है, दोनों मिलाकर के 20 मीटर तो बन ही गया, है ना। 12 की भी नहीं, शायद और बड़ी ही होती है ना, पर 20 मीटर के तक करीब तो होती ही है अगर हमारी दोनों इंटेस्टाइन को मिला दिया जाए। वो गुड़मुड़ बन के पड़ी रहती है पेट में, ऐसे पड़ी रहती है ना, ऐसे, इसलिए हमें जो हमारी आंत होती है वो लगती है कि छोटी है पर बहुत बड़ी होती है ना। तो अब सोचो इसमें जरा सा भी एक पार्ट बढ़ जाता है ना, उसी को तो अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ना तो जरा सी भी चीज ज्यादा होनी चाहिए हमारे बॉडी में, ना ही जरा सी भी चीज कम होनी चाहिए, एकदम जो मात्रा है उसी में ही होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ होते हैं, है ना। वैसे ही हमारा जो ब्रेन होता है उसमें दो केमिकल होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं डोपामिन और एक को हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो डोपामिन और एसिटाइल कोलिन ये दो केमिकल होते हैं। ये दो केमिकल जो है ना वो एकदम प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, ना तो जरा भी कम और ना जरा ज्यादा। अगर इन दोनों में से किसी भी की भी जरा सा कमी या जरा सी बढ़ोतरी हुई तो हमारा दिमाग जो है वो समझो गया, है ना। तो ऐसे होता है। अब देखो पार्किंसन जो होता है इसमें क्या होता है, पार्किंसन में ऐसे सपोज करो ये हमारा एल्जाइमर है, सॉरी ये हमारा एसिटाइल कोलिन है और ये हमारा डोपामिन है, ठीक है। तो पार्किंसन डिसीज में क्या होगा, P फॉर पार्किंसन। पार्किंसन डिसीज में क्या होगा, जो डोपामिन का लेवल है ना ये कम हो जाता है, और ये जो दोनों लेवल होते हैं ना ये ऐसे होते हैं, अगर तो डोपामिन कम हुआ तो एसिटाइल कोलिन उतना ही ज्यादा हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन अगर कम हुआ तो डोपामिन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। हमारे ब्रेन में ये फंक्शन होता है, ये दोनों बैलेंस्ड होते हैं, तराजू की तरह समझ लो कि अगर डोपामिन नीचे गया मतलब एसिटाइल कोलिन ऊपर जाएगा, अगर एसिटाइल कोलिन नीचे गया मतलब डोपामिन ऊपर जाएगा, ऐसे होता है हमारे ब्रेन में, है ना। तो जब डोपामिन नीचे जाएगा, है ना, तो एसिटाइल कोलिन ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब डोपामिन का लेवल कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्किंसन। और एल्जाइमर जो डिसीज होती है इसमें होता है उल्टा, इसमें जो एसिटाइल कोलिन होता है उसका लेवल कम हो जाता है और जो डोपामिन है उसका लेवल ज्यादा हो जाता है ना। एल्जाइमर हो सकता है आगे आए, इसीलिए मैं यहीं पे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो पार्किंसन जो होता है ये योग नहीं, यहाँ पे रोग होगा, है ना। तो पार्किंसन रोग जो होता है उसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं मतलब जो हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, और जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। वैसे इतना जरूरी नहीं है पर फिर भी समझ लो, है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, उनमें किसका निर्माण नहीं हो पाता है उचित मात्रा में, डोपामिन का। अगर डोपामिन का निर्माण नहीं हुआ मतलब डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पार्किंसन डिसीज हो जाएगी, ठीक है। पार्किंसन रोग जो है वो किस तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। अब देखो आपको ना ऑब्वियसली यहाँ पे पता चल गया कि पार्किंसन में मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती हैं वहां पर डोपामिन का रिलीज नहीं हो पाता है, और डोपामिन जो है वो कम हो जाता है ना। तो यहाँ पे तंत्र की बात पूछे, यहाँ पे आपको पता चल गया ब्रेन, और ब्रेन का जो तंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। कंकाल तंत्र तो बोलेंगे नहीं ब्रेन के सिस्टम को, ना श्वसन तंत्र बोलेंगे ना उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे, क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम में ना दो चीजें आती हैं, एक हमारा ब्रेन और एक हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो। तो ये इतना पार्ट जो होता है हमारी बॉडी में, हमारा ये हो गया हमारा ब्रेन और ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी, ये दोनों मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षघात रोग के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी योग क्रिया महत्वपूर्ण
मानी जाती है। ठीक है, पक्षघात मतलब पैरालिसिस जब हो जाती है, हमारा मतलब एक साइड का पैर या एक साइड का हाथ या एक साइड का पूरा बॉडी काम करना बंद कर देता है, वो पैरालिसिस होती है। तो पैरालिसिस जो होता है उसमें कौन सा योग हम कर सकते हैं या कौन सा वाला जो बेसिकली योग है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है वो बहुत इसमें फायदा देता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नज़ला रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया प्रभावी होती है? ठीक है, तो नज़ला अगर हो रहा है तो उसमें हम उड्डयन बंद कर सकते हैं, नेत्य क्रिया कर सकते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तहीनता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी होती है? ठीक है, रक्तहीनता का मतलब क्या होता है? जब हमारे ब्लड में रक्त की कमी हो, है ना, या एनीमिया, मतलब हमारे ब्लड में बेसिकली रक्त की कमी होती है जब, तो उसको हम बोलते हैं रक्तहीनता। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कौन सी यौगिक क्रिया प्रभावी होती है? तो इसके लिए हमारी जो 3 है, यानी कि भुजंगासन, शलभासन और सूर्य नमस्कार जो है, ये रक्तहीनता के लिए लाभदायक हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, नेत्य क्रिया जो होती है वो तो नोज से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं ना, उनके लिए फायदेमंद होगी। जैसे नाक से रिलेटेड अगर हमें जुकाम हो रहा है ना, हमें सर्दी हो रही है, या फिर हमारे अस्थमा है, अस्थमा में भी जो हमारी नोज से होकर के सांस जा रही है ना, वो प्रॉपर नहीं जा पाती लंग्स तक, वो अस्थमा होता है। तो अस्थमा में बहुत अच्छी रहेगी नेत्य क्रिया। जितनी भी हमारी नोज से रिलेटेड बीमारियां हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी नेत्य क्रिया से, है ना। रक्तहीनता तो रक्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, ये नेत्य क्रिया से होएगी ही नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए? निम्न रक्तचाप का मतलब क्या है? लो बीपी। निम्न का मतलब लो और रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। ठीक है, तो जब भी लो बीपी हो रहा है तो हमें कौन सा चक्र जो है उस पर ध्यान देना चाहिए? तो अनाहत चक्र पर ध्यान देना चाहिए। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से चक्र का ध्यान करना चाहिए? अगर पाचन शक्ति यानी कि अगर हमें डाइजेशन सिस्टम जो है या डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करना है, बढ़िया करना है, तो हमें कौन से चक्र पर ध्यान देना चाहिए? तो हमें ध्यान देना चाहिए मणिपुर चक्र पर। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से प्राणायाम का अभ्यास उपयोगी है? पाचन शक्ति अगर हमें बढ़ानी है तो भस्त्रिका प्राणायाम बढ़िया रहता है। सुस्ती, मंदता, जड़ता आदि को दूर करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? तो हमें आज्ञा चक्र पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सुस्ती, मंदता, जड़ता, ये सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और हम थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, अवसाद, तनाव, बेचैनी आदि को कौन सा आसन दूर करता है? तो ये सारी की सारी चीजें को दूर करने के लिए शशांकासन करना चाहिए। ठीक है, यानी बेसिकली जब भी हमें ब्रेन से रिलेटेड मेंटल प्रॉब्लम होती है तब हम शशांकासन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, टॉन्सिल के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी होता है? अगर टॉन्सिल्स हो रहे हैं तो सुप्त वज्रासन करना चाहिए। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को हलासन नहीं करना चाहिए? यानी हलासन किसको नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो जिसको भी हृदय रोग है यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या उच्च रक्तचाप है, या स्लिप डिस्क है, इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर दर्द, गर्दन दर्द और स्लिप डिस्क हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? अगर ये सारी की सारी चीजें हैं हमारे अंदर तो हमें कौन सा आसन करना चाहिए? सर्पासन करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, स्त्री रोगों में लाभप्रद आसन जो है वो कौन सा है? सारे के सारे हैं, शलभासन भी, चक्रासन भी और मार्जरीसन भी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी योग क्रिया घेंगा रोग के उपचार में सहायक है? यानी कि गोइटर जिनको हो जाता है वहां पर हम कौन सी योगिक क्रिया कर सकते हैं? सर्वांगासन, जालंधर बंद और हलासन सारी की सारी उपयोगी हैं। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्राणायाम के अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विचार जो हैं वो दूर हो जाते हैं, भस्त्रिका से दूर हो जाते हैं? तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग जो है वो सक्रिय हो जाता है? यानी जो हाइपोथैलेमस है वो बेसिकली एक्टिव हो जाता है। तो जो हमारा कपालभाति होता है, इससे हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट जो होता है ब्रेन का वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है या डिप्थीरिया रोग जो है उसको होने नहीं देता है, उज्जाई नहीं होने देता है? तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुंजल क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? तो अनिद्रा, अम्लता और पित्त, ये सारी की सारी चीजें दूर होती हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है नित्य क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? नित्य क्रिया वही नाक वाली, ठीक है। तो देखो सिर दर्द, एपिलेप्सी या फिर डिप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें अभी इससे दूर होंगी, क्योंकि नोज जो है वो बेसिकली हमारे ब्रेन से भी रिलेटेड होती है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाउट रोग जो होता है उसका कारण क्या होता है? क्यों गाउट हो जाता है? तो शरीर में यूरिक एसिड जो है वो अधिक हो जाता है, और प्रोटीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन से या मांसाहार का अधिक सेवन से। सारी चीजें एकदम करेक्ट हैं। देखो बेसिकली जो यूरिक एसिड है ना, जो हमारा यूरिक एसिड है ना, ये आपको थोड़ा बहुत अगर आप साइंस वाइंस से रिलेटेड हो ना तो आपको समझ आ रहा होगा। यूरिक एसिड मतलब यूरिया जो है वो एसिड से एक्टिविटी करके तब यूरिक एसिड बनता है ना। तो यूरिया जो है उसका फॉर्मूला जितने भी साइंस वाले हैं सबको पता होगा, NH2CONH2 होता है ना। अगर आप कोई भी साइंस वाले हो, साइंस से पढ़े हुए हो, तो आपको सबको ये चीज पता होगी, है ना। ये होता है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, इसी से ही बनता है हमारा फाइनली यूरिक एसिड, ठीक है। इससे बनता है यूरिक एसिड, ठीक है। और ये जो यूरिक एसिड होता है ना, ये बेसिकली होता क्या है, ये है ना ऐसे इसमें क्रिस्टल से होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। ऐसे समझ लो छोटी छोटी सुइयां होती हैं, ऐसी सुई जो हमें दिखाई नहीं देगी, इतनी छोटी छोटी सी सुइयां होती हैं, है ना। सुई जो निडल बोलते हैं, है ना। अगर जो भी इंग्लिश वाले हैं उनको समझ नहीं आ रहा हो भाई सुई क्या होता है ना। तो निडल की तरह के क्रिस्टल होते हैं इसके यूरिक एसिड जो होता है इसके, है ना। अब देखो हुआ क्या, जैसे हम जब भी खाना खाते हैं तो जो भी प्रोटीन होता है, जैसे हमने दाल खाई है ना, या सोयाबीन की सब्जी खा ली, या कोई भी चीज खा ली जिसमें प्रोटीन है, और वो प्रोटीन हमारे अंदर गया, तो वो जो प्रोटीन होता है ना वो फाइनली जाके उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ना, जितना भी हमारी बॉडी को लेना होता है हमारी बॉडी ले लेती है, और जितना भी वेस्ट होता है वो सब इसमें कन्वर्ट हो जाता है NH2CONH2 में, है ना। आप सब लोगों को पता होगा यूरिन भी इसी से ही बनता है ना। तो अभी बेसिकली क्या होता है, जो ये यूरिया वाला पार्ट होता है ये फाइनली यूरिक एसिड बना लेता है। अब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें अपने आप ही ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं बेसिकली, जो कि ये जो यूरिक एसिड है पूरा का पूरा डिसॉल्व होकर के हमारे उसके थ्रू हमारे मतलब गॉल ब्लैडर में चला जाता है, गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और वहां से फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है जब यूरिनेशन करते हैं हम, या जब हम बेसिकली टॉयलेट जाते हैं, है ना। तो टॉयलेट के थ्रू बाहर चला जाता है यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने सोचो ज्यादा खा लिया, जो हम मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं अपनी डाइट में, और जो हमारे अंदर केमिकल हैं जो इसको डिसॉल्व करवा के यूरिन के थ्रू बाहर भेजेंगे, है ना, तो वो हमारे अंदर सिक्रीट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारे अंदर ये वाला प्रोडक्ट है जो प्रोटीन की वजह से बना है ना, ये फाइनली यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं ना, ये ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, और पूरी बॉडी में दर्द नहीं होता, सिर्फ जोड़ों में इसलिए दर्द होता है क्योंकि जहां जहां पर भी जोड़ होते हैं ना हमारी बॉडी में, हड्डियों के जोड़ होते हैं, वहां जाकर के ये जो क्रिस्टल हैं ये फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, है ना। अब जब ये क्रिस्टल वहां फंस जाते हैं और जब भी हम अपने हाथ पैरों को चलाएंगे उन जोड़ों के थ्रू, तो तभी उन जोड़ों में दर्द होगा, क्योंकि ये क्रिस्टल तो फंसेंगे ना, हमारे मांस जो है उनमें फंसते हैं ये, तो इसीलिए हमारे दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये होता है गाउट रोग, ठीक है। तो देखो जितना भी यहाँ पर यूरिक अम्ल की अधिकता यानी यूरिक एसिड बढ़ेगा तभी भी होगा गाउट रोग, ठीक है। प्रोटीन युक्त पदार्थ अगर हम अधिक खाएंगे, क्योंकि प्रोटीन अगर हम ज्यादा खाएंगे तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फाइनली ये होगा वेस्ट प्रोडक्ट लास्ट, और उसके बाद में ये बन जाएगा यूरिक एसिड, है ना, तभी भी हमें हो जाएगा गाउट रोग। और जब हम मांसाहार का अधिक सेवन करेंगे, क्योंकि मांसाहार जो होता है उसमें तो प्रोटीन ही होता है ना, तो तभी भी हमारा जो यूरिक एसिड है वो लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन आया है, उपरोक्त सभी जो है वो हमने यहाँ पे किया है करेक्ट, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं आपको बेसिकली बोल क्या रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
सो सो आवाज़ें मारे अखियाँ किसका नाम पुकारे। ठीक है, यहां तक कर चुके थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है, या साइलेंट किलर बेसिकली हम कौन सी बीमारी को बोलते हैं, है ना। तो जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है या हाई बीपी होता है उसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर, क्योंकि वो बेसिकली धीरे धीरे व्यक्ति को मार रहा होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उच्च रक्तचाप को अच्छे से ट्रीट करना, है ना। मेडिसिन भी आते हैं इसकी बहुत सारी। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, यानी जो हाई बीपी वाले लोग होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। उनको नींद नहीं आती है, एकदम करेक्ट बात है। सर दर्द रहता है और क्रोध तो भाई उनकी नाक पे रहता है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का कारण इनमें से कौन सा नहीं है, यानी किस चीज की वजह से उच्च रक्तचाप जो है वो नहीं होता है। धूम्रपान की वजह से तो होता है ना। राजसिक भोजन जब करते हैं तभी भी होता है, ठीक है। मानसिक तनाव की वजह से तो बिल्कुल होगा ही होगा। अगर हम उपवास रखते हैं ना तो इससे उच्च रक्तचाप नहीं होता है। देखो उपवास से बेसिकली होगा क्या, हम नमक नहीं खाएंगे, है ना। और नमक जो है वही ही बीपी को बढ़ाता है। आपने देखा होगा जिनको भी लो बीपी रहता है उनको नमक खाने के लिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम का अभ्यास जो है वो मिटाता है, क्या मिटाता है, मानसिक उत्तेजना मिटाता है, करेक्ट है। अम्लता मिटाता है और उच्च रक्तचाप सबको मिटाता है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीतली प्राणायाम के अभ्यास से किन दोष से जनित रोग दूर हो जाते हैं। वात से जनित रोग दूर हो जाते हैं, पित्त से भी और कफ से भी। ये कुफ नहीं होगा, ये कफ होगा, ठीक है, कफ, ठीक है। तो सारे के सारे दूर हो जाएंगे, यानी कि KAPHA होता है कफ का, COUGH मत कर लेना, है ना। KAPHA होता है, ये कफ, ये वाला कफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा। अच्छा, शीतली प्राणायाम के अभ्यास से किस दोष से जनित रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। किसकी बात हो रही है, शीतली प्राणायाम की, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, कफ और पित्त वाले रोग जो हैं वो दूर हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पॉन्डिलोसिस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये मेरुदंड को प्रभावित करता है, क्योंकि जो स्पॉन्डिलाइसिस होता है वो बेसिकली हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बीमारी होती है। नेक्स्ट है, साइनोसाइटिस रोग के उपचार हेतु लाभकारी जो योग क्रिया है वो कौन सी है। कपालभाति, सूर्यभेदी प्राणायाम और नेवी तीनों हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीजोफ्रेनिया जो है वो क्या होता है। देखो सीजोफ्रेनिया जो है ना, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना उनको भूत दिखा है, भूत दिखा है, भूत दिखा है, उनको सीजोफ्रेनिया ही होता है बेसिकली, है ना। सीजोफ्रेनिया में क्या होता है, जो चीजें नहीं होती हैं वो हमें दिखने लगती हैं, जो आवाजें हैं ही नहीं वो आवाजें हमें सुनाई देने लगती हैं, है ना। तो ये बेसिकली सीजोफ्रेनिया बीमारी होती है, मेंटल प्रॉब्लम होती है एक, है ना, और ठीक भी हो जाती है ये अगर अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ तो भूत वूत कुछ नहीं होता, सीजोफ्रेनिया होता है लोगों को, है ना। नेक्स्ट है, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार के विकार को दूर करने में सहायक है। तो उज्जाई से हम कफ दूर कर सकते हैं, धातु दूर कर सकते हैं और तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड बीमारियां दूर कर सकते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राणायाम अनिद्रा, चिंता, तनाव, क्रोध आदि को दूर करने में सहायक है। तो क्रोध आदि ये सारी की सारी चीजों को हम भ्रामरी से दूर कर सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे मैं ऊपर आपको बता रही थी पार्किंसन और नीचे क्या है, ये अल्जाइमर, ठीक है। तो पार्किंसन में क्या होता है, डोपामीन कम हो जाता है। अल्जाइमर में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है ना। तो पार्किंसन में डोपामीन कम, अल्जाइमर में डोपामीन ज्यादा और एसिटाइल कोलिन कम, जबकि पार्किंसन में डोपामीन कम और एसिटाइल कोलिन ज्यादा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अल्जाइमर रोग जो है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो देखो अल्जाइमर में बेसिकली क्या होता है, आपने ना एक मूवी देखी होगी, उसकी थी काजोल की और अजय देवगन की, जिसमें काजोल जो है वो धीरे धीरे ना चीजें भूलने लगती है, अपने घर का रास्ता भूल जाती है एक दिन, है ना। एक दिन फिर पता नहीं अपने पति का लंच बनाना या क्या भूल जाती है, और धीरे धीरे ना वो सब कुछ भूल जाती है। उसको इवन पता भी नहीं रहता कौन मेरा हस्बैंड है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा घर कौन सा है, उसको कुछ भी नहीं याद रहता, है ना। तो यही ही अल्जाइमर बीमारी होती है। इवन इसमें सिर्फ याददाश्त नहीं, बाकी भी जितनी भी हमारी मतलब ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, वो सारी की सारी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इवन हमें अगर कोई कुछ पूछ रहा है ना, तो हमें समझ भी नहीं आता कि ये हमें पूछ क्या रहा है ना, क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो हमारी याददाश्त बिल्कुल कम हो जाती है, याददाश्त धीरे धीरे कम क्या, धीरे धीरे पूरी याददाश्त चली ही जाती है। बोलने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि बोलना भी बेसिकली हमारे ब्रेन से ही हम बोल भी पाते हैं, है ना।
बेसिकली दिमाग से सोचते हैं तभी तो बोल भी पाते हैं, तो बोलने में भी कठिनाई होती है और निर्णय लेने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं समझ आता है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जो अल्जाइमर डिसीज है ना, ये 60 के बाद होना स्टार्ट होती है ना, इसीलिए 60 के बाद वाले लोगों को ना आपने थोड़ा थोड़ा देखा भी होगा कि उनको ये सारी की सारी चीजें होने लग पड़ती हैं, है ना, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हो पाता है ये, है ना, तो ये सब होता है। नेक्स्ट है पीठ दर्द, तनाव, क्रोध, चिंता को दूर करने वाले जो आसन हैं वो कौन कौन से हैं, तो शशांकासन जो है इससे हम सारी चीजें कर सकते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षय रोग जो होता है यानी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसका कारण क्या है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किसकी वजह से होता है। देखो ट्यूबरकुलोसिस है ना ये बीमारी क्या होती है, ट्यूबरकुलोसिस हम टीबी को बोलते हैं पहले तो, है ना, टीबी जो टीबी बोलते हैं ना, इसको टीबी हो गया, इसको टीबी हो गया, खांसते रहते हैं वो लोग, है ना, कफ बहुत ज्यादा बनती है तो वो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बोलते हैं उसको, है ना। तो क्षय रोग या फिर टीबी जो होती है वो जीवाणु की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग के उपचार में कौन सी योग क्रिया उपयोगी है, हमें क्या करना चाहिए, तो भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, ताड़ासन करना चाहिए, मत्स्यासन करना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गले की बीमारियों के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया जो है वो प्रभावी होती है, जल नेति क्रिया प्रभावी होती है, एकदम करेक्ट बात है ना, क्योंकि देखो नेति क्रिया है ये, और नेति मैंने क्या बोला था कि नाक, गले और कान तीनों के लिए होती है, मेन नाक के लिए होती है पर गला और कानों के लिए भी होती है। तो जल नेति मतलब हम गले में जल से गरारे जो करते हैं ना वो जल नेति हो गया, है ना। सर्वांगासन जो है वो भी इंपॉर्टेंट होगी और सिंहासन भी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियों की दुर्बलता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया इंपॉर्टेंट होती है, तो मूलबंध, वज्रासन और गरुणासन तीनों इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वजन कम होना, थकावट, बालों का झड़ना, उच्च रक्तचाप आदि लक्षण किस रोग के हैं, तो ये जो है वो हाइपर थायरॉइडिज्म के हैं, है ना। देखो बेसिकली होता क्या है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, है ना, और हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। ये यहाँ पे हाइपो लिख रहा है ना, हाइपो, है ना, तो हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। जिनको थायराइड ज्यादा बढ़ जाता है, यानी थायराइड में बेसिकली ना, अगर मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं तो दो हार्मोन होते हैं, एक को हम बोलते हैं T3 और एक को हम बोलते हैं T4, ठीक है। ट्राइआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन, ये दो हार्मोन होते हैं। T3 को ट्राइआइडोथायरोनिन बोलते हैं, T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं, है ना। तो ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ना, अगर तो ये ज्यादा सिक्रीट होंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये कम सिक्रीट हुए तो भी प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो ज्यादा को हम क्या बोलेंगे, हाइपर बोलेंगे, है ना। तो ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो हम उसको हाइपर थायराइड बोलते हैं, और अगर ये दोनों हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं, बॉडी में कम रिलीज होते हैं, तो कम को क्या बोलते हैं, हाइपो। इसीलिए अगर ये दोनों हार्मोन कम सिक्रीट हो रहे हैं या कम रिलीज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइड, ठीक है। तो उल्टा होता है यहाँ पे, ये याद रख लेना, जिनको भी हाइपर थायराइड है ना उनका वजन हमेशा कम होता जाएगा, वो लोग पतले होते जाएंगे, है ना। और जिनको भी हाइपोथायराइड है, यानी जिनको भी ये हार्मोन कम सिक्रीट होते हैं बॉडी में, उनका वेट बढ़ता जाएगा, है ना। तो उल्टा होता है, जिनको हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होंगे वो पतले हो जाएंगे और जिनको हार्मोन कम सिक्रीट होंगे वो मोटे होते जाएंगे, है ना। तो वजन देखो यहाँ पे कम हो रहा है, आप इसी चीज से ही अंदाजा लगा लोगे, कम हो रहा है मतलब जिसमें ज्यादा सिक्रीट हो रहे होंगे, और ज्यादा सिक्रीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, माउस कहाँ चला गया भाई, ठीक है। तो वजन कम होना, कम से समझ जाओ, कम मतलब जहां पे ज्यादा सिक्रीट हो रहा होगा मतलब हाइपर थायराइड, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है, जिनको थायराइड है उनको क्या करना चाहिए, उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए, सर्वांगासन करना चाहिए, हलासन करना चाहिए, तीनों चीजें करनी चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न रक्तचाप का कारण है, निम्न रक्तचाप मतलब जिनका बीपी लो रहता है उसका कारण क्या है, हाइपोथायराइड की वजह से लो होता है, करेक्ट है। लीवर रोग की वजह से कम होता है और पार्किंसन रोग की वजह से कम होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है जिनका बीपी लो है उनको ये तीनों प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते
सकते हैं निम्न रक्तचाप के, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है, क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए, सूर्य भेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम तीनों करने चाहिए, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोरियासिस जो होता है वो कौन सा रोग होता है, तो सोरियासिस जो है ना वो बेसिकली त्वचा का रोग होता है। आपने देखा होगा किसी किसी की ना जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है ना, और धीरे धीरे उसमें ना जख्म तक होने लगते हैं, वही सोरियासिस होती है। नेक्स्ट है पार्किंसन रोग जो है, इसका कारण क्या है, पार्किंसन जो है वो किस चीज की वजह से होता है। पार्किंसन का आपको ये तो पता चल गया, डोपामिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है हमारे दिमाग में, है ना, लेकिन किसकी वजह से हो सकता है, तनाव की वजह से डोपामिन कम हो सकता है, विटामिन ई की वजह से भी कम हो सकता है, और नशीले पदार्थों के सेवन की वजह से भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा आहार पार्किंसन रोग के उपचार में सहायक है, हमें क्या खाना चाहिए, नारियल पानी खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, सोयाबीन का दूध और पालक, ये तीनों चीजें खानी चाहिए। अब ये तीनों चीजें क्यों खानी चाहिए, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें ना डोपामिन बनाती है हमारी बॉडी में, इसलिए, है ना, तो डोपामिन की तो कमी होती है पार्किंसन में, डोपामिन फिर फुलफिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना, इसलिए तीनों चीजें खानी चाहिए, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंसन रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है, हमें क्या करना चाहिए, ताड़ासन, वीरभद्रासन, अनुलोम विलोम तीनों करने चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए उपयोगी लोग प्राय कौन से व्यायाम करते हैं, अच्छा अगर उन्हें नेत्र ज्योति बढ़ानी है यानी आंख जो है बेसिकली आई साइट बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, नृत्य क्रिया भी करनी चाहिए और अटक भी करनी चाहिए, दोनों करनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किन व्यक्तियों को धनुरासन नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो धनुरासन जिनको माइग्रेन या फिर सर दर्द है, देखो दोनों चीजें एक ही होती है, माइग्रेन में आधे सर में दर्द होता है और सर दर्द में पूरे सर में दर्द होता है ना, तो इन दोनों ही कंडीशन में नहीं करना चाहिए धनुरासन, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर दर्द एवं सर्वाइकल के लिए कौन सा योग लाभदायक है, जब भी कमर दर्द है या सर्वाइकल है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइकल जो बेसिकली होता है ना, ये होता है जब हमारे बेसिकली जो पीठ वाला पार्ट होता है वहां पे जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, हम उसको सर्वाइकल बोलते हैं और बहुत भयंकर पेन होता है इसका सर्वाइकल का, है ना, तो इसमें हमें कौन सी क्रिया करनी चाहिए, योग क्रिया करना चाहिए, जलनीति भी करना चाहिए, वज्रासन भी करना चाहिए, गौमुखासन भी करना चाहिए, आराम मिलता है तीनों से, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, जलनीति नहीं करना चाहिए, है ना, हमें यहाँ पे करना चाहिए वज्रासन और गौमुखासन, ठीक है, क्योंकि जलनीति से क्या होगा, जलनीति तो नोज में जल डालने से कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि वज्रासन और गौमुखासन। नेक्स्ट है कौन से आसन से मोटापा घटता है, कमर दर्द बवासीर के लिए यह आसन है, कौन सा आसन है ऐसा, पश्चिमोत्तानासन है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग जो होता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये हम ऑलरेडी बता चुकी थी आपको कि ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग या टीबी जिसको बोलते हैं, है ना, ये क्या होता है, हमारा जो बेसिकली पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट होता है, जहां हमारी ट्रैकिया हो गई, है ना, और लंग्स वंग्स हो गए, फेफड़े हो गए हमारे, है ना, तो ये सारी की सारी चीजों में एक जीवाणु फैल जाता है जिसको ट्यूबरकुलोसिस ही बोलते हैं, वो जीवाणु फैल जाता है, उसकी वजह से हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, है ना, कफ बहुत ज्यादा आता है, और इवन है ना ये बीमारी इतनी बुरी होती है कि अगर ये इंसान है जिसको टीबी है और अगर तो इसने खांसा, है ना, तो खांसने से जो छींटे वींटे किसी के मुंह पर पड़ गए ना तो उसको भी हो जाएगा, है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये छूत वाला रोग है, इसीलिए बोलते हैं कि छुआछूत वाला रोग है, क्योंकि अगर इस व्यक्ति ने खांसा जिसको टीबी है और उसके खांसने से आपके मुंह पर छींटे पड़े ना, एक दो भी छींटा आ गया तो उस छींटे में आ जाएगा जीवाणु, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उस छींटे में होगा, और वो जैसे ही आपके अंदर गया तो आपको भी टीबी हो जाएगा, है ना, तो जो क्षय रोग है वो जीवाणु जनित रोग है, एकदम करेक्ट बात है, जीवाणु से ही तो होता है, और छूत का रोग है ये भी एकदम करेक्ट है, फेफड़ों का रोग है ये भी एकदम करेक्ट है ना, कि फेफड़ों का रोग होता है, एकदम करेक्ट बात है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा लास्ट जो ऑप्शन है ये है कि ये हड्डियों का रोग है, देखो हड्डियों का रोग नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षय रोग का लक्षण है, क्षय रोग जो होता है इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, बेचैनी और सुस्ती होती है, करेक्ट है, शरीर का वजन भी कम होने लगता है और बार बार खांसी आती है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्षय रोग, अच्छा ये तो दोनों हम करवा चुके थे, है ना, इनमें यहाँ पे हमारा जो कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा,
क्षय रोग, जीवाणुजन्य जो रोग है, छूत का रोग है और फेफड़ों का रोग है, यानी 1, 2, 3 जो है ये हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग जो है इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जो क्षय रोग होता है यानी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी होता है, इसके जो लक्षण हैं है ना वो सारे के सारे हैं, सिम्टम्स सारे के सारे हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जो थैलेसीमिया होता है ये क्या होता है। ठीक है, देखो थैलेसीमिया जो होता है ना ये बेसिकली ब्लड की बीमारी होती है, और जो थैलेसीमिया होती है इसमें हम बेसिकली होता क्या है, जो थैलेसीमिया होता है इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो कम होता जाता है धीरे 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 धीरे, और उसी को ही हम थैलेसीमिया बोलते हैं। तो थैलेसीमिया क्या है, रक्त रोग है ना, ब्लड का रोग है। अगर हम थोड़े डिटेल में जाएंगे तो ब्लड जो है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, है ना। वैसे तो अगर हम माने तो 2 कंपोनेंट होंगे स्टार्टिंग में, अगर माने तो ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट हैं। 2 कौन कौन से हैं, एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं सेल बोल सकते हैं, दूसरे को है ना सेल्यूलर कंपोनेंट बोल सकते हैं, या सेल या हीमोक्रिट बोलते हैं वैसे तो, हेमेटोक्रिट है ना, तो या फिर हम सेल्यूलर कंटेंट भी बोल सकते हैं, पर हेमेटोक्रिट इज करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो एक हो गया हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट में क्या आएंगे, जितने भी ब्लड के अंदर सॉलिड कंपोनेंट है वो सारे के सारे आ जाएंगे हेमेटोक्रिट में, है ना, और जितना भी लिक्विड पार्ट है वो आ जाएगा प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, जैसे आप सब लोगों को पता ही होगी जो ब्लड होता है वो लिक्विड ही तो होता है, तरल ही तो होता है ना, तो उसमें ऐसे समझ सकते हैं हम जो पानी वाला पार्ट है ना वो प्लाज्मा है। ठीक है, और जो सेल्यूलर कंपोनेंट है यानी जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको हम हेमेटोक्रिट बोलते हैं, है ना। हेमेटोक्रिट जो है ना इसमें 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं इसमें, तो इसमें आरबीसी होती है। आरबीसी किसको बोलते हैं हम, रेड ब्लड सेल को, है ना। और एक होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी किसको बोलते हैं, जो हमारी वाइट ब्लड सेल होती हैं उनको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। और जो तीसरी चीज होती है उसको हम बोलेंगे प्लेटलेट। ठीक है, तो थर्ड चीज हमारी आ गई प्लेटलेट। ठीक, समझ गए इतने में। अब मैं आप एक बार बता देती हूँ, कहीं वो भी आ जाए डेंगू वेंगू भी, तो वहाँ पे आपको पता तो चल जाएगा कम से कम कि कौन सी बीमारी क्या है ना। अब देखो एक एक करके इन तीनों के बारे में बढ़ते हैं। पहले आरबीसी जो है ना ये रेड ब्लड सेल, बीसी का मतलब होता है ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में भी बीसी का मतलब होता है ब्लड सेल, आर का मतलब है रेड, डब्ल्यू का मतलब है व्हाइट, है ना। तो रेड ब्लड सेल का मतलब क्या हुआ, जो सेल रेड कलर की होती हैं उनको हम आरबीसी बोलते हैं, है ना। इन सेल का जो कलर रेड होता है वो किसकी वजह से होता है, तो इन सेल का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन के लिए मैं H बना देती हूँ बस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये होती हैं व्हाइट कलर की, और प्लेटलेट जो होती हैं ये ऐसी होती हैं, ऐसी, है ना। इसीलिए हम इनको प्लेटलेट बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे समझ लो जैसे लकड़ी के टुकड़े तोड़ दिए तो वो जो टुकड़े हैं वैसे तरह के होते हैं जो प्लेटलेट होते हैं, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इनका काम क्या होता है, तीनों की तीनों चीजों का अलग अलग काम होता है ना। जैसे ब्लड में आरबीसी जो है ये क्या करती है, क्योंकि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का ही होता है। ऑक्सीजन क्योंकि हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है ना। तो ऑक्सीजन जो हम बेसिकली सांस ले रहे हैं और उस सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रही है वो हमारे बॉडी के हर पार्ट तक किसके थ्रू जाती है, ऑक्सीजन, इसके हीमोग्लोबिन के थ्रू जाती है ना। ऐसे समझ लो जैसे ये हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन इसके ऊपर बाइंड करती है, और तब जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन है ये दोनों चीजें हमारी पूरी की पूरी बॉडी तक पहुंचती है। यानी हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, वो कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन ही पहुंचाती है ना। तो आरबीसी का मेन काम जो होता है वो होता है वो होता है ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाना। नेक्स्ट अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो देखो जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है या हमने कुछ भी खाया पिया, वो जब भी हमारे ब्लड में कोई भी चीज जाएगी तो डब्ल्यूबीसी जो होती है सबसे पहले ये एक्टिव हो जाती है, और यही उस बेकार चीज को, जो भी टॉक्सिक है हमारे लिए, उस चीज को यही न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। या हम सोचें कि उसको जो भी टॉक्सिक चीज है, जो भी बेकार चीज है हमारी बॉडी के लिए, तो डब्ल्यूबीसी उसको वहां पर मारने की कोशिश करती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, है ना। कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, या कोई भी वैसी चीज हो, टॉक्सिन हो, कोई भी केमिकल हो, तो उसको डब्ल्यूबीसी खत्म करने की कोशिश करती है ना। अगर डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो हम जी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइमरीली मतलब हमारी बॉडी में इतनी सारी चीजें जाती रहती हैं तो उन सबको डब्ल्यूबीसी ही खत्म कर देता है। अगर डब्ल्यूबीसी नहीं होगा तो हम बहुत सारी बीमारियां हमें लगती रहेंगी, है ना। और नेक्स्ट आएंगे हम प्लेटलेट पे। प्लेटलेट क्या करते हैं, तो देखो जब भी हमें चोट लगती है ना वहां पर काम आता है प्लेटलेट का। जैसे जब भी हमें सपोज करो यहाँ पे हमारा हाथ है और हाथ में यहाँ पर चोट लग गई, तो जैसे ही चोट लगती है ना तब प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और ये प्लेटलेट आके जहां भी घाव होता है ना, क्योंकि ये ऐसी होती हैं जैसे मैंने बोला था कि लकड़ी के टुकड़े कर दो, इस तरीके के होते हैं ये, है ना।
तो ये है ना, यहाँ पे आके ऐसे घाव के ऊपर आके इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसे है ना, ऐसे करके ये इकट्ठा हो जाती हैं और इसमें जो भी सेल हैं, चाहे आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो, वो भी आकर के फंस जाती हैं, तब हमारा घाव बंद हो पाता है। तो प्लेटलेट का काम क्या होता है, घाव को बंद करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, जो भी रोग हैं उनसे हमारी रक्षा करना, या जो वायरस बैक्टीरिया जो भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं उनसे हमारे शरीर को बचाना। और आरबीसी का काम होता है हीमोग्लोबिन को पहुंचाना। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ठीक आ गई होगी, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि डेंगू जो होता है उसमें प्लेटलेट ही कम हो जाते हैं, है ना। तो यही वो प्लेटलेट है जो हमारी बेसिकली इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो थैलेसीमिया आपको समझ आ गया, रक्त का रोग है यानी ब्लड का रोग है, जिसमें हमारे आरबीसी जो है, यानी ये जो आरबीसी है इनका अमाउंट कम हो जाता है, ये आरबीसी कम हो जाता है। अब देखो आरबीसी कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी उतनी मात्रा में जितनी पहुंचनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है थैलेसीमिया रोग के कारण शरीर में किसका उत्पादन कम होने लगता है, किस चीज का उत्पादन कम होने लगता है ना। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि किसका उत्पादन कम होने लगेगा, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये है हीमोग्लोबिन है वो जो है वो कम हो जाएगा। और एक और चीज, हाँ, यहाँ पर अगर यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो थैलेसीमिया रोग होते हैं उसमें किसका उत्पादन कम हो जाता है, और यहाँ पर अगर ऑप्शन दिए हुए हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या वाइट रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं, इनको नाम होता है इनका, सफेद तो नहीं बोलते हैं और कुछ इनका नाम बोलते हैं, है ना। तो सफेद रक्त कणिकाएं या फिर प्लेटलेट, है ना, इन तीनों में से अगर आपको पूछेगा तो आपको आरबीसी पर जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थैलेसीमिया रोग जो है इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग हम किसको बोलते हैं, जैसे अगर पापा को है तो बेटे को भी हो जाएगा, फिर उसके बेटे को भी हो जाएगा, ऐसे। तो ये आनुवंशिक होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैलेसीमिया रोग के कारण कौन सा दूसरा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो है, इस एनीमिया हम किसको बोलते हैं, जब हमारे ब्लड में और उसका ब्लड में जो ब्लड कंपोनेंट है उसकी कमी हो जाए, या एनीमिया बेसिकली हम ब्लड कम हो जाए उसको बोलते हैं एनीमिया, है ना। तो जब भी थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया क्या है, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी क्या है, आरबीसी की कमी। ठीक है, आरबीसी की कमी क्या है, ब्लड की कमी, क्योंकि ब्लड का मेन काम तो वही होता है ना, ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। बाकी आप देखोगे थायराइड दूसरी हड्डियों की डिसीज है, ये है ही नहीं। पेलाग्रा देखोगे ये भी ब्लड की नहीं है ना। तो ब्लड की जो डिसीज है वो कौन सी है, एनीमिया है, जिनमें जो बेसिकली ब्लड होता है वो उसकी कमी हो जाती है, उसी को ही हम एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है थैलेसीमिया रोग जो है इसका लक्षण क्या है, क्या हो जाता है इसकी वजह से, तो थकान भी हो जाएगी, भूख भी कम लगेगी, त्वचा पीली भी हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी तो त्वचा पीली, क्योंकि त्वचा हमारी जो थोड़ी रेडिश होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है और ब्लड पूरे शरीर में बह रहा है, तो उस ब्लड की वजह से थोड़ा सा रेडिश होती है हमारी जो स्किन होती है। और जब वो ब्लड ही नहीं रहेगा तो त्वचा कैसी हो जाएगी, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल है तो हमारी त्वचा भी पीली होने लगेगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी जो है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से होता है ना। देखो 2-4 बीमारी हैं जो आपको ना पता होनी चाहिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए देखो 2-3 चीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं, मेरे पास एक इसका इमेज भी पड़ा हुआ है, मैंने नोट्स में तो लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया, है ना। और तो मैं वो इमेज शेयर कर दूंगी यहीं पर ही, यूट्यूब पर ही, कम्युनिटी पर, है ना। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा बताऊं तो देखो, ए जो होता है, विटामिन ए जो होता है, इसकी वजह से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी किसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को, है ना। जैसे शाम का टाइम जैसे जैसे होता जाता है तो कम दिखता जाता है, उसको रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है ना। बी की कमी से क्या होता है, तो बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन बी, बेरी, ये आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वजह से क्या होता है, विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी। ठीक है, तो सी स्कर्वी, सा से ही सी होगा और सा से ही स्कर्वी होगा, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, विटामिन डी की वजह से होता है रिकेटस रोग,
ठीक है। जो यहाँ पे हम रिकेटिस पढ़ रहे थे ना, हड्डियों का रोग होता है रिकेटिस, बेसिकली ये है ना, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो विटामिन डी की वजह से रिकेटिस हो जाता है। तो ये 4 तो आप पढ़ ही लो बहुत अच्छे से। वैसे और भी बहुत सारे विटामिन जो है उनका एक है मेरे पास इमेज अच्छा सा, मैं वो आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग जो है वो मुख्य रूप से है, स्कर्वी रोग जो है वो बेसिकली है क्या, किस चीज का रोग है। तो देखो स्कर्वी रोग जो है ना, विटामिन सी जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे बेसिकली मसल्स होते हैं, या हम बोले जो हमारी स्किन है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना, वो बेसिकली हमारे जो सेल्स होते हैं स्किन में, उन सेल्स को ठीक रखता है ना। और जब विटामिन सी नहीं होगा ना, तो हमारे जो सेल्स हैं बेसिकली वो नहीं ठीक रहेंगे, है ना। तो स्कर्वी रोग जो है ये बेसिकली मसूड़ों का रोग होता है। जिनको भी विटामिन सी की कमी होती है, सबसे पहले उनके गम्स में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी उसके मसूड़ों में से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जिनको भी विटामिन सी की कमी होती है, ये पहला लक्षण होता है इसका, है ना। यहाँ पर ही जैसे ही किसी के भी मसूड़ों में अगर निकलता है ब्लड, तो उनको सबसे पहले विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर फिर बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है। इनमें से किसमें विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी जितनी भी बेसिकली खट्टी चीजें होती हैं, है ना, उनमें सब में पाया जाता है विटामिन सी। उनमें तो पाया जाएगा, और भी खैर काफी सारी चीजों में पाया जाता है, लेकिन ये समझ लो जो भी चीज जरा सी भी खट्टी हुई ना, समझ लो इसमें तो पाया ही जाएगा विटामिन सी, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है संतरा, ठीक है। तो संतरे में बिल्कुल पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ नहीं है ना, ये ऐसे ही वो हो गया है, गलती से टाइप हो गया है। तो यहाँ पर ये संतरा आएगा, सिर्फ संतरे में होता है, अमरूद में होता है। अमरूद में भी जो थोड़ा बहुत खट्टापन होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से, है ना। और जो जितने भी फल जब भी कच्चे होते हैं ना, तो उस टाइम पे तो हर फल में विटामिन सी होता है, ठीक है। पालक जो होता है, इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है पालक में, पर पालक में विटामिन सी भी होता है, ठीक है। आम में तो आपको पता ही है, आम कच्चा होता है, कितना खट्टा होता है, सिर्फ विटामिन सी की वजह से ही होता है। और बाद में भी आप देखोगे आम को पक भी जाता है, तब भी थोड़ा खट्टापन होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि विटामिन सी होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सब में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेटिस जो है वो होता है, यानी कि जो सूखा रोग है वो क्या है ना। तो सूखा रोग जो है वो किसको बोलते हैं, हम रिकेटिस को बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सूखा रोग का कारण है किस विटामिन की वजह से, तो जैसे मैंने बताया था आपको ए बी सी डी, ये चारों विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको याद होना चाहिए, है ना। तो विटामिन डी की वजह से मैंने बताया था आपको सूखा रोग, मैंने बताया था हड्डियां जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, इवन जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा पतला दिखने लगता है हड्डियों की कमजोरी की वजह से, है ना। तो हमारे यहाँ पे विटामिन सी जो है वो विटामिन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन डी की वजह से। वैसे भी आपको पता ही होगा कि जब भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो डॉक्टर 2 चीज प्रिस्क्राइब करता है, 2 चीजें देता है। कौन कौन सी 2 चीजें देता है, कैल्शियम देगा एक तो, है ना, और कैल्शियम के साथ में आपको विटामिन डी देगा, ठीक है। तो अब देखो आप पे ना एक चीज है ना, कि जो हड्डियां होती हैं उसके लिए तो हमें 2 चीजें ही चाहिए सिर्फ। आपने अगर हड्डियों का पढ़ा होगा कि हड्डियां जो है वो किसकी बनी होती हैं, तो हड्डियों के लिए क्या चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, है ना, और फॉस्फेट चाहिए, ठीक है। अब ये कैल्शियम जो है वो तो चाहिए बनाने के लिए हड्डियां, क्योंकि पूरी की पूरी हड्डियां कैल्शियम की ही बनी होती हैं। और ये जो फॉस्फेट होता है ना, ये क्या करता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है ना। चाहे हमारे दांत हो, चाहे हमारी हड्डियां हो, चाहे इवन हमारे नखून हो, जिसके अंदर ये फॉस्फेट ज्यादा होगा ना, उसकी ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, है ना। जैसे जिनके भी नखून जो हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड है ना, उनके अंदर समझ लो फॉस्फेट बहुत ज्यादा है। या फिर जिनके बेसिकली दांत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर फॉस्फेट बहुत भारी मात्रा में है ना। और तो कैल्शियम जो है वो भी चाहिए हमें, फॉस्फेट भी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम हम कितना ही लाद दें हड्डी पर, मतलब हड्डी हम बना दे चलो कैल्शियम की, लेकिन अगर वो मतलब कैल्शियम अच्छे से बाइंड नहीं है ना, कैल्शियम अगर अच्छे से यहाँ पर बाइंड नहीं है, फॉस्फेट अगर अच्छे से यहाँ पे नहीं है, फॉस्फेट ऐसे समझ लो सीमेंट की तरह काम करता है ना, कैल्शियम है। और कैल्शियम को बांधे रखने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, जो कि कौन सीमेंट की तरह कौन काम करेगा, फॉस्फेट काम करेगा, है ना। तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। अब आप ये बोलोगे कि फिर विटामिन डी की वजह से सूखा रोग क्यों हो जाता है ना। सूखा रोग तो कैल्शियम की वजह से होना चाहिए ना, विटामिन डी की वजह से क्यों हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की वजह से कैसे होता है, देखो जब भी हम समझो हम खूब दूध पी रहे हैं, है ना, और रागी होता है, एक रागी दाल जैसी आती है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, इवन दूध से भी 10 गुना ज्यादा रागी में कैल्शियम होता है। तो ये सोचो आप रागी खा रहे हो भर भर के, है ना, आप दूध पी रहे हो भर भर के, लेकिन फिर भी आपकी हड्डियां कमजोर हैं,
है ना। तो वो हड्डियां कमजोर क्यों है, उसका कारण है आपके शरीर के अंदर विटामिन डी नहीं है, ठीक है। अब विटामिन डी क्या करता है, जैसे हमारा पेट जो है उसमें इंटेस्टाइन है, सबको पता होगा, तो इंटेस्टाइन में से हम जो भी खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाता है, एब्जॉर्ब होता है ना इंटेस्टाइन में। जैसे ये समझ लो, ये हमारा, चलो थोड़ा सा मैं समझा ही देती हूँ आपको ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। ये आगे तक के लिए है, आप आगे भी कोई एग्जाम दो ना, अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो आगे के लिए भी हेल्प होगी, है ना। तो अच्छे से समझ के ही पढ़नी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। ऐसे सपोज करो ये हमारा मुंह है, ठीक है, मुंह से हमने खाया जो भी है, कैल्शियम दूध पिया, समझो हमने कैल्शियम के लिए, है ना। ये हमारा पेट आ गया, पेट में हमारे ये इंटेस्टाइन आ गई, ठीक है। जैसे ही हमने जो दूध पिया वो हमारे इंटेस्टाइन में आया, तो इंटेस्टाइन में से हर चीज, जो भी हम खाना खाते हैं, हम दूध पीते हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, जो भी चीज हम खा रहे हैं, है ना, वो जाती है ब्लड के अंदर सबसे पहले, ठीक है। तो ब्लड के अंदर ऐसे नहीं है कि जितनी भी चीज हम खाते हैं सारी की सारी हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, ऐसा तो होता नहीं है ना, वरना तो पोटी की जरूरत ही ना पड़े, पोटी करने की अगर सारी चीजें चली जाएं तो, है ना। तो होता क्या है, हमारी बॉडी कुछ अच्छी चीजें जो होती हैं उनको सिर्फ अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, यानी ब्लड में जाती हैं, बाकी चीजें पोटी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, है ना। तो अब क्या है, यहाँ पर हमने दूध पी लिया, दूध के अंदर कैल्शियम है, बढ़िया है, अच्छी बात है, कैल्शियम ब्लड के अंदर चला जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर होता है विटामिन डी, ठीक है। अगर तो ये विटामिन डी हमारे ब्लड के अंदर भी होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है, अगर तो विटामिन डी आपके इंटेस्टाइन के अंदर है भरपूर मात्रा में, तो जो विटामिन डी है ना वो एब्जॉर्ब कराता है ब्लड में कैल्शियम को। यानी ये समझ लो, अगर आपके इंटेस्टाइन में है विटामिन डी तो आप कैल्शियम खा रहे हो, वो जाएगा आपके अंदर यानी ब्लड के अंदर। अगर तो विटामिन डी नहीं है आपके इंटेस्टाइन के अंदर, तो आप कितना भी कैल्शियम खा लो, वो पोटी के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, वो आपके अंदर एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, यानी ब्लड में जाएगा ही नहीं, है ना। जैसे समझो हमने खाया मुंह से और निकाल दिया, है ना, और वो हमारे अंदर गया नहीं, ऐसे समझ लो। हमारे अंदर कब जाएगा, ब्लड में कब जाएगा, जब हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन डी होगा, ठीक है। तो जिनके भी अंदर विटामिन डी की कमी होती है, वो कितना ही कैल्शियम खा लें, कितना ही रागी खा लें, कितना ही कुछ भी कर लें, जब उनके अंदर विटामिन डी ही नहीं है तो कैल्शियम तो उनके अंदर गया ही नहीं ना। कैल्शियम उन्होंने मुंह से खाया और दूसरी जगह से निकाल दिया एज इट इज, है ना, वो ब्लड के अंदर तो गया ही नहीं, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। तो सूखा रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है। विटामिन डी नहीं होगा, आप कितना ही कैल्शियम खा लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की ये जो परिभाषा है ये किसने दी है, तो ये WHO ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्वास्थ्य की विशेषता जो है वो कौन सी है, तो स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है, स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में समरूपता और सामंजस्य होता है, करेक्ट बात है। स्वास्थ्य व्यक्ति रोग से रहित होता है, करेक्ट है। और स्वास्थ्य का तात्पर्य भौतिक, सामाजिक, पर्यावरण से पूर्ण सामंजस्य है, एकदम करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी स्वास्थ्य हम किसको बोलते हैं, जब हम सारी की सारी चीजों में ठीक है ना, चाहे सामाजिक चीज हो, चाहे मानसिक हो, चाहे फिजिकल हो यानी शारीरिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, हम सारी की सारी चीजों में ठीक है, तब हम मानेंगे कि हम हेल्दी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है, सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी होगी, अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन करना, करेक्ट है। परिस्थितियों से उचित समायोजन और उत्तरदायित्व की पूर्ति, सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, योग शास्त्र में मानसिक रोगों को क्या कहा जाता है ना, तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो मानसिक रोग हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं आदि, ठीक है, और जो शारीरिक रोग हैं उनको हम बोलते हैं व्याधि, ठीक है। ये जो मानसिक रोग हैं हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोगों का सूक्ष्म रूप, यानी रोग का छोटा सा रूप, है ना। जैसे जब भी कुछ भी चीज होती है, हम अपने टेंशन वेंशन ले लेते हैं बहुत ज्यादा, या एंजाइटी हमें होने लगती है, डिप्रेशन हमें होने लग रहा है, उसको ही हम बोलते हैं आदि। अगर आदि को ठीक ना किया जाए तो क्या बन जाता है, व्याधि बन जाती है, क्योंकि फिर हमें कोई शारीरिक रोग भी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से आदि के दो भाग हैं, यानी आदि के दो टाइप जो हैं वो कौन से हैं, तो आदि हो चाहे व्याधि हो, दोनों के ही सामान्य और सार, ये दोनों टाइप होते हैं, तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनोमय कोश में क्लेश के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसको क्या कहा जाता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि मानसिक लेवल पर, मानसिक मतलब मनोमय लेवल पर, ठीक है, रोग का सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म मतलब छोटा रूप, उसको क्या बोलेंगे, उसको आदि बोलेंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदि का अन्नमय कोश, देखो अन्नमय कोश हम किसको बोलेंगे,
अन्नमय कोश बोलेंगे जब हमें शारीरिक रोग हो रहा है ना, अन्नमय कोश उसको बोलते हैं। तो अन्नमय कोश या फिर स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को क्या बोला जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं व्याधि, है ना। तो शारीरिक यानी हमारे शरीर में कोई बीमारी हो रही है उसको हम बोलते हैं व्याधि, और जब हमारे मानसिक लेवल पे कोई बीमारी हो रही है तो हम उसको बोलते हैं आदि। ठीक, योग शास्त्र में शारीरिक रोग जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, व्याधि बोला जाता है, मानसिक रोगों को आदि और शारीरिक रोगों को व्याधि। नेक्स्ट है, प्राण किस भाषा का शब्द है जो प्र तथा ण के संयोग से बना है। प्र को निरंतरता के लिए उपयोग में लिया जाता है और ण का अर्थ होता है गति। तो ये जो प्राण है, ठीक है, ये बेसिकली किस शब्द से लिया गया है। देखो ये जितनी भी ऐसी वाली चीजें आपको दिखेंगी ना अणा वाली, वो तो सारी की सारी संस्कृत से ही ली गई होंगी, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरुदंड की गतियां जो हैं वो कितनी होती हैं, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी जो गति होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, देखो ऑस्टी जहां पर भी आ जाए ना, ये ऑस्टी है ना, ऑस्टी का मतलब हड्डी ही होता है, ये जहां भी आ जाए ऑस्टी मतलब समझ लो हड्डी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं हड्डियों की जो ऑस्टी से ही स्टार्ट होती है ना। और यहाँ पे पोरोसिस जहां पर भी आ जाए, पोर, तो पोर का मतलब होता है होल हो जाना या छेद हो जाना, है ना। तो हड्डियों में जब छेद होने लगते हैं यानी हड्डियां बेसिकली कमजोर होने लगती हैं, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, है ना। और ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, जब फीमेल्स बेसिकली वो अपनी 40 की एज से ऊपर जाती है ना, तब उनको धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी फीमेल्स इवन 40 के बाद तो खैर फिर भी कम, लेकिन जो 50 के बाद तो बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगती है फीमेल्स की, है ना। तो उसका कारण यही ही होता है क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना। आपने देखा होगा 50 की एज के बाद में जो मैन है वो इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं हड्डियों से जितना फीमेल होती हैं, है ना। उसका भी एक रीजन होता है, मैं जाऊंगी डिटेल में तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, पर एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन जो है उसका सिक्रीशन फीमेल्स में 35 के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है ना। तो 35 के बाद ही इवन जो फीमेल होती हैं उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है जो लड़कियां या फीमेल या औरत होती हैं उनके हड्डियों के लिए, है ना। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रोल प्ले करता है जो प्रोजेस्टेरोन होता है। और क्योंकि प्रोजेस्टेरोन 35 की एज के बाद ही कम कम होना स्टार्ट हो जाता है और इवन 50 के बाद तो ये समझ लो कि ना के बराबर ही सिक्रीट होता है, तो इसीलिए उनका कैल्शियम जो है वो नहीं स्टोर हो पाता है हड्डियों में और इसीलिए उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जो फीमेल होती हैं, है ना। इसीलिए फीमेल चाहे बचपन में दूध पिए ना पिए, लेकिन 30 की एज के बाद हर फीमेल को दूध पीना चाहिए, है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या है, हड्डियों का रोग है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूजा सारे यूनिट के सारे पार्ट हैं, है ना। फर्स्ट यूनिट के, हाँ ये जो अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इनके 2 ही पार्ट में लेंगे आपको मोस्टली। ये जो 4th हमारा यूनिट है इसके 3 पार्ट बन गए, वरना मोस्टली 2 ही पार्ट में लेंगे, क्योंकि मैं MCQs ही करा रही हूँ ना, तो 2 पार्ट में ही फिनिश करा दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको इसके योगा के और एनवायरमेंटल स्टडीज के 2 ही पार्ट मिलेंगे हर यूनिट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस रोग उत्पन्न होने का जो कारण है वो क्या है ना। तो पहले ही आपको पता चल गया ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या है, बेसिकली हड्डियों में छेद होने लगते हैं, यानी हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, है ना। तो किसकी कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, बिल्कुल होगी। मेन तो चीज यही ही है, कैल्शियम की कमी, है ना। धूम्रपान की वजह से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो ये भी एकदम करेक्ट है ना। और ये NDRA कुछ नहीं है, तो ये भी यहाँ पर कट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता भी होती है, जैसे अगर किसी भी लेडी को है ऑस्टियोपोरोसिस तो उसके बच्चे में भी जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। तो आनुवांशिकता की वजह से भी होता है, विटामिन D की वजह से भी होगा, क्योंकि विटामिन D नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा,
है ना। और तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शंस करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाड़ी दुर्बलता के उपचार हेतु रोगी को किस रंग की बोतल का पानी पिलाना लाभदायक होता है ना। यानी जब भी आपको नाड़ी दुर्बलता है, नाड़ी दुर्बलता का मतलब क्या हुआ, जो आपकी नसें होती हैं जिनमें से ब्लड जाता है, वो जो नस हैं वो आपकी वीक पड़ गई हैं, वो कमजोर हो गई हैं, है ना। तो उसके लिए आपको किस रंग की बोतल का पानी पिलाया जाता है, नीले रंग की बोतल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है। देखो पहले पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस होता क्या है ना। देखो जैसे मैं आपको उस दिन बता रही थी कि जो नर्वस सिस्टम होता है या जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके दो पार्ट होते हैं, है ना। तंत्रिका तंत्र के, जो हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ये तो हो गया हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग, और ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी, ये हमारा मस्तिष्क या फिर ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन ऐसा तो है नहीं कि अगर ऐसे ही ब्रेन होता ना तो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड ये बहुत ही ज्यादा, ऐसे समझ लो बहुत ही ज्यादा नाजुक पार्ट है ना। तो अगर इनमें जरा सा भी कुछ भी हो गया ना तो समझो इंसान तो गया, क्योंकि दिमाग में जरा सा भी कुछ चीज हो जाए तो हम तो पागल ही हो जाएंगे ना। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी के, है ना। तो इसीलिए भगवान ने जितने भी सेंसिटिव पार्ट है ना सबके ऊपर एक कवरिंग बनाई हुई है ना। आप सब लोगों को पता ही होगा, हार्ट है, देखो हार्ट के ऊपर क्या कवरिंग है, हार्ट के ऊपर इवन बहुत सारे वो होते हैं, लेयर होते हैं, और उसके ऊपर फिर जो हमारे ये क्या बोलते हैं इनको, रिब्स जो होते हैं, जो हमारी पसलियां होती है ना, वो बनाई हुई है ताकि अगर कोई घूसा मूसा भी मारे हमारी पसलियों पे ही जाए, हमारे हार्ट तक पहुंचे ही ना, है ना। या फिर हमारे अगर लंग्स की बात करोगे, लंग्स या फेफड़े जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उनके ऊपर भी मसल्स वो है, पसलियां हैं, है ना। तो जितने भी सॉफ्ट पार्ट है ना भगवान ने उनके ऊपर कवरिंग ऐसी बनाई हुई है कि हमें लगे तो उस ऑर्गन तक ना जा पाए जो सॉफ्ट ऑर्गन है ना। वैसे जो हमारा दिमाग होता है ना, सबसे पहले देखो ये जो दिमाग है उसके ऊपर सबसे पहले तो भगवान ने कवरिंग बनाई हुई है जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, है ना। तो ऐसे करके एक कवरिंग होती है, ऐसे इसके अंदर बंद होता है हमारा दिमाग भी और हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी। ठीक है, और ये जो कवरिंग होती है ना, ये ऐसा भी नहीं होता कि ये सिर्फ एक ही लेयर है, ये 3 लेयर होती हैं। ठीक है, 3 लेयर का नाम जो है वो एक होता है ड्यूरामेटर, एक होता है रेक्नोइड मैटर, एक होता है पाया मैटर। वो खैर डिटेल में चला जाएगा बहुत, तो उतना आपको नहीं पढ़ना है। मेनिंजाइटिस जो है वो बेसिकली क्या है, ये जो तीनों कवरिंग है इन तीनों को मिला करके हम मेनिंजीज बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, मेनिंजीज। ये जो 3 कवरिंग मैंने बताई थी ना, ड्यूरामेटर, रेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, ये तीनों लेयर्स को मिला करके मेनिंजीज बनती हैं। अब मेनिंजीज आपको समझ आ गया, मेनिंजीज क्या है, हमारे दिमाग और हमारा जो रीढ़ की हड्डी है उन दोनों को कवर करके रहती है मेनिंजीज, है ना। मेनिंजीज के ऊपर भी क्या होता है, तो आपको दिमाग के ऊपर पता होगा, दिमाग जो हमारा बेसिकली सर होता है इसमें 8 हड्डियां होती हैं, है ना। जो हमारा सर है बेसिकली उसमें 8 हड्डियां होती हैं, तो इसके मेनिंजीज के भी ऊपर वो हड्डियां और होती हैं समझो, है ना। तो इतनी सारी लेयर के अंदर कवर होता है हमारा ब्रेन समझो। इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सॉफ्ट पार्ट है, तो उसको चोट नहीं लगे जरा भी, इसीलिए, है ना। तो मेनिंजीज आपको समझ आ गया, ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग है उसको हम मेनिंजीज बोलते हैं, है ना। अब देखो जहां पर भी ये ITIS दिख जाए ना आपको लास्ट में, ITIS, इसका मतलब होता है सूजन, है ना। सूजन या स्वेल कर जाना, तो इसका मतलब होता है बेसिकली सूजन, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो अब आपको समझ आ जाएगा ये है क्या। ये क्या लिख रहा है, मेनिंजीज, मेनिंज लिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया, मेनिंजीज, इसका मतलब हो गया। अब मेनिंजीज के आगे आइटिस लग रहा है मतलब सूजन, तो ये जो हमारा मेनिंजीज पार्ट होता है ना, जो हमारे ब्रेन को कवर करके रहता है, इसमें सूजन आ जाती है, इसी को ही हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और ये जो मेनिंजाइटिस है ये बेसिकली होता किस लिए, इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी बैक्टीरिया जो हम खाना पीना खाते हैं बेकार या जो भी है, तो उसमें से बैक्टीरिया अगर वो है जो मेनिंजीज कॉज करता है, वो बैक्टीरिया अगर हमारे ब्रेन तक पहुंच गया तो वो इस मेनिंजीज के अंदर चला जाता है और यहाँ पर आकर सूजन पैदा कर देता है ना। तो मेनिंजाइटिस रोग अगर आपसे कभी ऐसे भी पूछा जाए किस चीज का रोग है, तो किस चीज का रोग है, हमारे दिमाग का रोग है ना। तो मेनिंजाइटिस रोग जो है वो उत्पन्न किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस आपको पता लग गया कि मेनिंजाइटिस है क्या। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदर रोग के उपचार हेतु, ठीक है, प्रदर रोग के उपचार हेतु कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रदर रोग जो है ये है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। ल्यूकोरिया जो है ये है क्या, है ना। तो ल्यूकोरिया जो होता है ना बेसिकली, इसमें हमारी जो स्किन में आपने देखा होगा कभी कभी कई लोगों के स्किन में ना सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, है ना। कई जगह से सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, उसी को ही हम ल्यूकोरिया बोलते हैं, है ना। तो प्रदर रोग जो है उसके लिए हमें किस चक्र पर ध्यान देना चाहिए, स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान देना चाहिए। तो डी ऑप्शन
हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य पालन के अभ्यास से, ब्रह्मचर्य पालन के अभ्यास से क्या होता है, व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है, करेक्ट है। व्यक्ति के बुद्धि बल में वृद्धि होती है और व्यक्ति के शारीरिक बल में वृद्धि होती है। सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो ह्यूमन है उसका 100 साल का एज मान करके ना 4 चीजों में डिवाइड करा गया है हमारे जीवन को। तो हमारे स्टार्टिंग के जो 25 साल होते हैं ना, वो ये ब्रह्मचर्य ही होते हैं, है ना, ब्रह्मचर्य पालन ही होते हैं। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन अगर करोगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है घेंगा रोग जो है ये क्या होता है, गोइटर जो होता है, क्या है गोइटर तो गोइटर जो है ये हमारे गले में होता है, सबको पता हुआ घेंगा तो, है ना। नेक्स्ट है डिप्थीरिया रोग जो होता है ये क्या होता है, तो डिप्थीरिया रोग जो होता है ये भी गले का रोग होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग जो है वो होता किस वजह से है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी जीवाणु की वजह से होता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग के उपचार में कौन सी क्रिया उपयोगी है, क्या करना चाहिए, हमें कुंजल करना चाहिए, है ना, जॉन्डिस के उपचार में। नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया जो है ये क्या है, ठीक है। देखो डिस्पेप्सिया है ना, बेसिकली ये है क्या, ये पेप्सी यहाँ पे लिख रहा है ना, ये है क्या, है ना। तो देखो जब भी हम खाना खाते हैं ना, हमारे खाने में ऐसे मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि अच्छे से बताऊं ताकि आपको समझ तो आए चीजें हैं क्या, है ना, यहीं पर ही समझोगे, आगे तो फिर कहाँ ही समझोगे बीमारियों के बारे में, ठीक है। देखो हमारे जब भी हम खाना खाते हैं तो बेसिकली 3 तरह का खाना होता है। अगर हम मोटे मोटे तौर पर जाएंगे तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उनमें 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक चीज को हम बोलते हैं शर्करा, है ना, शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज को हम बोलेंगे प्रोटीन, ठीक है, और तीसरी चीज को हम बोलेंगे फैट। ये 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे समझो आपने दाल रोटी खाई है, तो दाल रोटी में क्या क्या हो सकता है, 3 चीजें जो हम रोटी खा रहे हैं, है ना। तो रोटी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है यानी शर्करा है ना। तो रोटी खाई हमने, उसकी वजह से शर्करा गया हमारे पेट के अंदर, ठीक है। रोटी को हमने चुपड़ा हुआ था तो घी गया हमारे अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फैट। और जो दाल खाई है हमने, दाल के अंदर प्रोटीन था तो वो प्रोटीन गया हमारे अंदर। और इवन जो दाल में हमने तड़का लगाया है तो उसकी वजह से फैट भी गया हमारे अंदर। तो हमारे पेट के अंदर तीनों चीजें चली गई, है ना। मोटे मोटे तौर पर अगर हम डिवाइड करें ना, तो खाने को हम इन्हीं तीनों चीजों में डिवाइड करते हैं कि या तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा यानी शर्करा होगा, या तो वो उसमें प्रोटीन होगा, है ना, और या तो उसमें फैट होगा, ठीक है। ये 3 चीजें होंगी हर खाने के अंदर मोटे तौर पर, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट के लिए C लिख देती हूँ, प्रोटीन के लिए P लिख देती हूँ और फैट के लिए F लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारे पेट में जाएंगी। अब ये तीनों चीजें हमने खा तो ली, ये तीनों चीजें हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में कैसे पहुंचती हैं, है ना। तो इन तीनों चीजों के लिए ना अलग अलग एंजाइम होते हैं जो इन तीनों चीजों को पचा करके हमारे अंदर भेजते हैं, यानी कि हमारे ब्लड में भेजते हैं, है ना। तीनों चीजों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है ना, उसको हम बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, इसको हम बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, है ना। तो पेप्सिन पचाएगा प्रोटीन को, जितना भी हमने प्रोटीन खाया। अगर हमारे अंदर पेप्सिन की कमी है, पेप्सिन एंजाइम नहीं है, इसकी अगर कमी हो गई तो क्या होगा, हमने दाल रोटी खा ली, हमारी रोटी तो पच गई, अच्छे से पहुंच भी गई हमारे ब्लड में, लेकिन जो हमारा प्रोटीन है ना वो नहीं पच पाएगा। क्यों नहीं पच पाएगा, क्योंकि पेप्सिन नहीं है ना। तो डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है, जहां पर भी स्टार्टिंग में डिस आ जाए ना, उसका मतलब समझ लिया करो उल्टा है ना। तो डिस्पेप्सिया मतलब पेप्सिया नहीं है, यानी कि पेप्सिन नहीं है ना। पेप्सिन नहीं है तो क्या होगा, अपच हो जाएगा, यानी जो हमारा खाना है वो नहीं पच पाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्पेप्सिया रोग का जो लक्षण है वो क्या है, डिस्पेप्सिया जब होगा तो क्या होगा, देखो खाना नहीं पचेगा तो पेट दर्द होगा, बार बार डकारें आएंगी क्योंकि प्रोटीन तो पचा ही नहीं है अभी, उबकाई आएंगी, ठीक है। तो सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्पेप्सिया रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है, हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो विपरीत करणी मुद्रा है ये भी करनी चाहिए, कुंजल भी करना चाहिए, शलभासन भी करना चाहिए, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता है, स्वास्थ्य की विशेषता क्या है कि सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक रूपता और सामंजस्य होता है, करेक्ट है। स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है, ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, है ना, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में आध्यात्मिक स्वास्थ्य की परिभाषा कौन सी है,
आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जो व्यक्ति की ईश्वरीय सत्ता से संबंध स्पष्ट करते हुए जन कल्याण की ओर अग्रसित होने की स्थिति को स्पष्ट करता है। करेक्ट है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य वह है जिसमें आत्मा का नहीं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में यज्ञ पूजा नो। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोपरिणमन यानी कि मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन निम्न में से किस चीज का सिद्धांत है? तो अरविंद जी का सिद्धांत है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंद के अनुसार सच्चिदानंद की जो स्थिति है वो है क्या है? उच्चतर मन है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। श्री अरविंद के अनुसार मन के तृतीयाव्रत परिणमन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? यहाँ पर हमारे सारे के सारे चीजें सही हैं, यानी मन परिणमन और अध्यात्म परिणमन और उच्चतर परिणमन। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्री अरविंद का सिद्धि दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 नवंबर 1928 को। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि जो है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम ऋतंभरा प्रज्ञा बोलते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में विद्यमान है। ठीक है, ये बेसिकली निरातिशीय रूप में होता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है? ईश्वर अनादि है, करेक्ट है। ईश्वर सर्वज्ञ है, करेक्ट है। ईश्वर का वाचक प्रणव है, ये भी करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फल क्रियायोग का फल नहीं है? ठीक है, क्रियायोग का फल कौन सा नहीं है? राग द्वेष में वृद्धि। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति और पुरुष को एक सा भान होने की अवस्था को कहा जाता है, यानी कि प्रकृति और पुरुष जो है उन दोनों को किसी भी चीज के बारे में एक तरह की अनुभूति हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अस्मिता बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुख भोगने की इच्छा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से प्रकृति की विशेषता जो है वो कौन सी नहीं है? तो प्रकृति की विशेषता कौन सी नहीं है? चेतना। निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही कौन सा नहीं होगा कि प्रकृति जो है वो परम चेतनामयी है। ठीक है, क्योंकि चेतना तो इसकी विशेषता है ही नहीं। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि कौन सी विशेषता नहीं है प्रकृति की? चेतना, है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य सही नहीं है कि प्रकृति अकेले ही सृष्टि का निर्माण करती है? नहीं करती है। दो चीजें चाहिए ना सृष्टि के निर्माण के लिए, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, दो चीजें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रकृति का पर्यायवाची शब्द सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? तो विभू सही नहीं है। अव्यक्त, ब्रह्मा और प्रधान तीनों प्रकृति के लिए यूज करे जाते हैं। आकाश तत्व की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? शब्द तन्मात्रा से। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अनुमान से संबंधित है ना? तो अनुमान से संबंधित क्या होगा? पूर्ववत एकदम करेक्ट है, शेषवत और सामान्य तोष्ट, सारी की सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रकृति मूलक तथ्यों से संबंधित हैं? तो प्रकृति मूलक तथ्यों से संबंधित हैं सारी की सारी चीजें, यानी अहिंसा भी, सत्य भी और अस्तेय भी। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार आसन प्रक्रिया में पैरों की एड़ियां जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो पैरों की एड़ियां जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? पैरों की एड़ियां अलग अलग हो नहीं, पैरों की एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, और पैरों से सिर तक का भार सरल रूप से सीधा करके खड़े होना चाहिए। एकदम करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे बी और सी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार के अभ्यास से क्या होता है? नकारात्मक विचार दूर होते हैं, हाँ जी। मानसिक संतुलन प्राप्त होता है और श्वसन तंत्र पुष्ट होता है। सारी चीजें करेक्ट हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राणायाम के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो 10 प्रकार है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, नाभि चके काय व्यू ज्ञानम, यह कथन जो है वो किस ग्रंथ का है? तो ये कथन है योग सूत्र का। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवितर्क समाधि, सविचार समाधि और सानंद समाधि जो है इनका संबंध है किससे है? संप्रत्याग समाधि से। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंहासन के द्वारा शरीर की कितनी नाड़ियां शुद्ध होती हैं? ठीक है, कितनी नाड़ियां शुद्ध होती हैं? 72,000 नाड़ियां। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नैतिक कर्म कितने प्रकार से किया जाता है? तो नैतिक कर्म जो है वो 2 प्रकार से कर सकते हैं, है ना। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, नैतिक कर्म के 5 प्रकार भी होते हैं, है ना, पर अगर मेन पर जाएंगे तो वहां पर 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वेद में
कहा गया उदनादित्य कुमीन हंतु निर्मोचन हंतु रश्मि भी, ये जो है वो कहाँ पर कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है योग दर्शन के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं, इनमें से कौन सा पक्ष नहीं होता है, यानी व्यक्तित्व के 3 महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं वो कौन से हैं, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और आत्मिक पक्ष। कौन सा नहीं है, धार्मिक पक्ष नहीं होता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक अत्यंत तेजस्वी और अमूल्य रत्न है जो दुखी जीव को शांति प्रदान करता है, गीता हमको आध्यात्मिक ज्ञान में निपुणता देती है। ये जो कथन है ये किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रों के अनुसार कौन सी प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं, ठीक है, कौन सी प्रवृत्तियां नकारात्मक है, क्रोध नकारात्मक है, बिल्कुल है, लोभ मोह नकारात्मक है और काम जो है वो नकारात्मक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये काम जो है ना ये वर्क वाला काम नहीं है, ठीक है, ये काम बेसिकली सेक्सुअल डिजायर वाला काम है ना, तो यहाँ पर सेक्सुअल डिजायर लिख लेना जो इंग्लिश वाले हैं वो। नेक्स्ट है, सत्य की एक रूपता किस में पाई जाती है, तो सत्य की एक रूपता जो है वो मन कर्म वचन तीनों में पाई जाती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।